कहानी की शुरुआत होती है 3000 नोबल वॉरियर्स से जो हंस से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि दुश्मन डर के मारे कांपने लगे थे और उनके आगे थे 500 अनस्टॉपेबल हैवी कैवलरी। लेकिन फिर वो पेरेंट्स जिन्होंने सालों पहले मुझे बॉर्डर पर एग्जाइल कर दिया था, अचानक बाओंग आ पहुंचे और डिमांड करने लगे कि मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स अपने भाई मार्कस को दे दूं ताकि वो मेरी जगह ले सके। वो चाहते थे कि वो इतना बड़ा मिलिट्री क्रेडिट लेकर कैपिटल वापस जाए, सबसे बड़ी प्रिंसेस से शादी करे और फैमिली का नाम रोशन करे। 10 साल खून और तलवारों के बीच गुजारने के बाद मेरे पेरेंट्स से जुड़ी हर उम्मीद कब की मर चुकी थी। आखिर एक पैम्पर्ड डैंडी कैसे ग्रेट वॉल के बाहर इंतजार कर रहे 3 लाख रूथलेस हंस को रोक सकता था। जब वो इतने शौक से अपनी मौत की तरफ भागना चाहते थे तो मैंने सोचा मिलिट्री पावर और टाइटल उन्हें दे देने में क्या हर्ज है। लेकिन उससे पहले मुझे उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना था जिसमें फैमिली टाइज खत्म करने की बात लिखी थी। उस दिन मैं अभी बॉर्डर के पार से वापस लौटा ही था कि मेरी कमांड टेंट का पर्दा अचानक जोर से खींचकर खोला गया। अंदर मेरे पर्सनल गार्ड्स नहीं बल्कि 2 मिडिल एज्ड लोग आए जो महंगे सिल्क कपड़ों में थे और साफ दिख रहा था कि प्रिविलेज में पले हैं। उनके पीछे एक जनरल खड़ा था जिसने ब्रांड न्यू मैजिकल आर्मर पहन रखा था जो उस पर पूरी तरह बेवकूफी लग रहा था। ये थे मेरे प्यारे पेरेंट्स और मेरा महान भाई मार्कस। 10 साल हो चुके थे जब उन्होंने 15 साल की उम्र में मुझे इस मौत से भरे बेलियंग बॉर्डर पर भेज दिया था। इतने समय में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन आज अचानक तीनों साथ आ गए थे। मेरा तथाकथित फादर आर्थर सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। उसकी आवाज में नोबल एरोगेंस भरी हुई थी और उसने पूछा कि मैंने झुककर सल्यूट क्यों नहीं किया। मैं हिला तक नहीं, बस अपनी खून टपकाती नॉर्थ विंड ब्लेड को जोर से जमीन में गाड़ दिया। मेरी मदर सैरा जल्दी से आगे बढ़ी ताकि माहौल शांत कर सके। सच कहूं तो उसकी डिप्लोमेसी थोड़ी देर से आई थी। उसने मेरी टूटी फूटी आर्मर को घिन से देखा और फिर अपने बड़े बेटे मार्कस को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। कैलेब, तुमने इन 10 सालों में बहुत मेहनत की, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी असली कंसर्न नहीं था। उसके लिए ये बस एक मामूली बात थी। उसने समझाया कि मार्कस को कैपिटल लौटकर प्रिंसेस से शादी करनी है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है जो इस शादी के लायक हो। इसलिए अब मुझे बेलियंग का कमांड उसे सौंप देना चाहिए। आर्थर बीच में रुका, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा एहसान दे रहा हो। उसने कहा कि मैं किसी फेक नाम से एक रिच मर्चेंट बनकर रह सकता हूँ और अपने भाई को सपोर्ट कर सकता हूँ। हम फैमिली हैं, उसने कहा। इतने पैटी तो मत बनो। मैं उन्हें देखकर सच में हैरान था कि कोई इतना बेहया भी हो सकता है। उनके बगल में मार्कस अपनी आर्मर के साथ पूरी तरह बेमेल लग रहे व्हाइट जेड फैन से खुद को हवा कर रहा था। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और मॉकिंग टोन में बोला कि उसने सुना है मैंने कुछ हन बैंडिट्स मार दिए और लोकल हीरो बन गया। उसने कहा कि मुझे इतना सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से मेरी सारी लड़ाइयां बस छोटी मोटी स्क्रिमिश थी जिनका कोई मतलब नहीं था। उसने दावा किया कि जब वो कमांड संभालेगा तब वो बेलियन कैवलरी को असली ग्लोरी दिलाएगा। उसने शेखी बघारी कि वो हन रॉयल कोर्ट को कुचल देगा और एंसेस्टर्स का नाम रोशन करेगा। माइनर स्कर्मिशेस? मेरे पीछे खड़े 3000 स्नो ड्रैगन राइडर्स में से हर एक ने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों दुश्मनों को मारा था। कैलेब नाम सुनकर हन बच्चों का रोना बंद हो जाता था, लेकिन उसके मुंह में ये सब बस बच्चों का खेल था। 10 साल से दबा हुआ गुस्सा अचानक आग की तरह भड़क उठा। मेरी उंगलियां सोर्ड की हिल्ट पकड़ते पकड़ते सफेद पड़ गईं और नसें उभर आईं। मेरे अंदर असली मर्डरस इंटेंट उमड़ रहा था। बेलियंग में किसी को मारना मेरे लिए चींटी कुचलने जितना आसान था, लेकिन जब मैंने उनके बदसूरत और इग्नोरेंट चेहरे देखे तो अचानक कुछ बदल गया। मैं जोर से हंस पड़ा। मेरी हंसी पूरे टेंट में गूंजने लगी। मेरे रिएक्शन से वो सब स्टंट रह गए। आर्थर का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया और उसने पूछा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं हंसना बंद करके उन्हें घूरने लगा और कहा कि वो मिलिट्री पावर ले सकते हैं। ये सुनते ही तीनों के चेहरों पर खुशी फैल गई। मेरी मदर तो ये तक सोचने लगी कि कैपिटल लौटकर नोबल लेडीज के सामने कैसे शेखी मारेगी, लेकिन तभी मैंने टॉपिक बदल दिया। मैंने अपनी रोब से पहले से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट निकाला और जोर से टेबल पर पटक दिया। वो एक फॉर्मल सेवरेंस डिक्लेरेशन थी जिसमें साफ लिखा था कि आज के बाद मैं कैलेब इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखता। हमारी जिंदगी, शादी, दौलत और मौत सब अलग होंगे। उनका ऑनर या डिसग्रेस मुझसे जुड़ा नहीं होगा और मेरी डेस्टिनी उनसे नहीं जुड़ेगी। आर्थर का चेहरा सुअर के लिवर जैसा लाल पड़ गया। उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा कि मैं अनफिल क्रिएचर हूं जो फैमिली टाइज तोड़ना चाहता है। मेरी मदर भी चीखने लगी। उसने मुझे हार्टलेस कहा कि मैं फैमिली छोड़ना चाहता हूं। मैं उन्हें देखकर बस सोच रहा था कि यह सब कितना पैथेटिक है। ऐसा नहीं था कि मैं रिश्ते तोड़ना चाहता था। बात यह थी कि उन्होंने मुझे कोई और चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। मैंने ब्रश उठाकर उनके सामने फेंक दिया। 10 साल पहले मार्कस के लिए रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने एक 15 साल के बच्चे को इस गॉड फॉरसेकन कैनिबलिस्टिक जगह पर फेंक दिया था और अब वो मुझसे लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं भी उनका फ्लैश एंड ब्लड हूं और अब वो यहां आए थे उस फल को काटने जिसे उगाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने पूछा क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं इन 10 सालों में कैसे जिंदा रहा,
कैसे मैंने 137 स्कार्स झेले और इस ठंडी जमीन में अपने 8,000 भाइयों को दफनाया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह उन पर गिर रहा था। मैंने कहा, साइन करो और निकल जाओ। लेकिन ग्रीड से अंधा मार्कस सबसे पहले डॉक्यूमेंट छीन कर ले गया। मार्कस ने अपने पेरेंट्स से कहा कि अगर केलेब रिश्ते तोड़ना चाहता है तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। टाइगर टैली के साथ अब वो बेलियन का नया किंग बनेगा। जब केलेब ने अपने भाई के लालच से भरे चेहरे को देखा तो उसके अंदर की हंसी और गहरी हो गई, जबकि आर्थर अभी भी हिचकिचा रहा था। सैरा ने तुरंत ब्रश उठाया, जल्दी से साइन किया और केलेब को दफा हो जाने को कहा। वो चीखी कि अब उसका सिर्फ एक ही बेटा है। आर्थर भी आखिर अल्टीमेट पावर के लालच को रोक नहीं पाया और उसने भी साइन कर दिया। उसके बाद खुशी से पागल मार्कस ने भी साइन कर दिया। मार्कस ने सेवरेंस पेपर्स केलेब की तरफ फेंक दिए और टेबल से टाइगर टैली ऐसे झपट लिया जैसे कोई अनमोल खजाना हो। वो तीनों खुशी से सेलिब्रेट करने लगे, जबकि केलेब ने आराम से पेपर्स अपनी रोब में रख लिए। कई सालों में पहली बार उसे खुद को आजाद महसूस हुआ, लेकिन उनकी खुशी में किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि वॉल पर खड़ा लुकआउट डर से पीला पड़ चुका था, क्योंकि होराइजन पर सिग्नल फायर्स जल उठी थीं। आसमान में आग की लंबी लाइन फैल गई थी। ये 3 लाख हंस का सिग्नल था। केलेब ने मन ही मन उम्मीद की कि उसका भाई इस महान मिलिट्री ग्लोरी के गिफ्ट को अच्छे से एंजॉय करेगा। आर्थर ने केलेब को वार्निंग दी कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, वरना मार्कस की प्रिंसेस के सामने रेपुटेशन खराब हो सकती है। केलेब ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसे मजाकिया लग रहा था कि आर्थर अब बमी एक्टिंग कर रहा था। उसने अपनी भारी स्कार्ड ब्लैक आर्मर उतारनी शुरू की। हर पीस जमीन पर भारी आवाज के साथ गिर रहा था। सैरा ने नाक ढक ली और खून की बदबू को डिस्गस्टिंग कहा। उसने मार्कस से कहा कि वो इस मनहूस जगह से जल्दी निकल जाए। मार्कस टाइगर टैली हाथ में लेकर खुद को इनविंसिबल समझ रहा था। उसने केलेब को ऐसे देखा जैसे वो कोई आवारा कुत्ता हो। मार्कस ने शेखी बघारी कि अब वो देखेगा फेमस बेलियन कैवलरी सच में कितनी पावरफुल है, और फिर अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर निकल गया। उधर केलेब आराम से सिंपल लिनन क्लोथ्स पहनने लगा। 10 साल की बेड़ियां आखिर टूट चुकी थीं। तभी जेकब अंदर आया। वो एक 1 आर्म्ड वेटरन था जिसने शुरू से केलेब के साथ सेवा की थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जेकब समझ नहीं पा रहा था कि केलेब ने टाइगर टैली क्यों दे दिया। केलेब ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वो कोई किंग नहीं रहा, सिर्फ केलेब नाम का एक ऑर्फन है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि चलो तमाशा देखते हैं। उसे भी जानना था कि उसका भाई 3000 एलीट स्नो ड्रैगन राइडर्स को कैसे कमांड करेगा। ड्रिल ग्राउंड्स पर राइडर्स काली आर्मर में खामोश और डरावने तरीके से खड़े थे। ये वो लोग थे जो लाशों के पहाड़ों से निकल कर आए थे। मार्कस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, गला साफ किया और लंबी एरोगेंट स्पीच शुरू कर दी। उसने खुद को नया कमांडर अनाउंस किया और पुराने लीडर को बस एक वॉचडॉग कहा। उसने हन कोर्ट को कुचलने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन 3000 राइडर्स में से किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। खामोशी इतनी भारी थी कि मार्कस को फिजिकली अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्कस दहाड़ा और पूछा कि क्या वो लोग टाइगर टैली की अवहेलना करने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर भी कोई नहीं हिला। सारा चीखने लगी कि सोल्जर्स ट्रेजन कर रहे हैं। वो चिल्लाई कि उसके बेटे के हाथ में टाइगर टैली है। क्या सैनिक गद्दारी कर रहे हैं। मार्कस गुस्से से पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी ऑथोरिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने एक सेंट्यूरियन की तरफ उंगली दिखाई और दहाड़ते हुए उसे आगे आने को कहा और पूछा कि उसने आदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। वो सेंट्यूरियन एक खुरदुरा आदमी था जिसकी गर्दन पर लंबा टेढ़ा स्कार था। उसने मार्कस को ऐसे देखा जैसे वो पहले से मरा हुआ आदमी हो। उसकी भारी लेकिन साफ आवाज गूंजी, हम सिर्फ बेलियन के किंग को मानते हैं। मार्कस गुस्से से कांपने लगा। वो चीखा कि अब वही किंग है और उस आदमी को घसीटकर एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन एक भी गार्ड नहीं हिला। सब महसूस कर सकते थे कि 3000 जानलेवा निगाहें प्लेटफॉर्म पर जमी हुई हैं। जो भी हिलने की कोशिश करता सेकंडों में टुकड़े टुकड़े हो जाता। मार्कस का चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया जब उसे समझ आया कि टाइगर टैली एक सेंचुरियन को भी नहीं हिला सकती। फील्ड के किनारे खड़े केलेब ने तय किया कि अब सही समय आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटी विसल निकाली। एक तेज चीर देने वाली सीटी की आवाज पूरे मैदान में गूंजी और उसी पल चमत्कार हुआ। 3000 बर्फ की मूर्तियों जैसे खड़े सैनिक अचानक जिंदा हो उठे। सबसे पहले लीड सेंट्यूरियन ने अपनी आर्मर खोलनी शुरू की। मेटल के जमीन पर गिरने की भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी, क्योंकि एक एक करके सारे सोल्जर्स वहीं करने लगे। आर्थर, सारा और मार्कस की डरी हुई आंखों के सामने एलीट राइडर्स उस आर्मर को उतारने लगे जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते थे। उन्होंने अपने स्पीयर्स और आर्मर को ऐसे फेंक दिया जैसे अब उनका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। कुछ ही देर में 3000 आदमी सिंपल ट्यूनिक्स में खड़े थे। उनके शरीर डरावने बैटल स्कार्स से भरे हुए थे और फिर सब एक साथ केलेब की दिशा में एक घुटने पर बैठ गए। मार्कस का चेहरा बैंगनी से सीधा मौत जैसा सफेद पड़ गया। केलेब ने अपनी फैमिली की तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। वो जेकब और अपने पर्सनल गार्ड्स की तरफ मुड़ा और इशारा किया कि अब हमेशा के लिए कैंप छोड़ने का समय आ गया है। वो वहां से चल पड़े। पीछे 3000 लॉयल निगाहें और प्लेटफॉर्म पर खड़ी फैमिली की डेस्परेट चीखें रह गईं।
केलेब ज्यादा दूर नहीं गया। वो कुछ मील दूर एक छोटी पहाड़ी पर जाकर रुक गया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। जेकब और बाकी लोग जल्दी जल्दी कुछ सिंपल टेंट्स और एक कैंपफायर लगाने में जुट गए। जल्द ही भुनती हुई शीप की खुशबू हवा में फैल गई और केलेब ने गोल्डन ब्राउन मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर जेकब के साथ शेयर किया। दोनों बैठकर दिल खोलकर खाने लगे। 10 साल की लड़ाइयों के बाद ये पहली शांत शाम थी। सच कहें तो ये पहली बार था जब केलेब ने ऐसा खाना खाया जिसमें ड्यूटी की कड़वाहट नहीं थी। जेकब ने पूछा कि क्या इतनी पावर छोड़ देना सही था। उसे डर था कि हंस हमला करेंगे और निकम्मा मार्कस लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा। केलेब ने खाना खाते खाते सिर तक नहीं उठाया। उसने कहा कि आज से बेलियों की सुरक्षा महान जनरल मार्कस की जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। और जहां तक लोगों की बात है, केलेब ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले खुद चुने हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। उसका दिल तो बहुत पहले ही ठंडा पड़ चुका था जब उसे पहली बार यहां एग्जाइल किया गया था। उसने इस जमीन की रक्षा किसी करप्ट कोर्ट या कोल्ड ब्लडेड पेरेंट्स के लिए नहीं की थी, बल्कि अपने ब्रदर्स इन आर्म्स और बॉर्डर के साधारण लोगों के लिए की थी। लेकिन दिल बदल जाते हैं। केलेब के रिजाइन करने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे घंटे के अंदर यह खबर ग्रेट वॉल पार करके हंस तक पहुंच गई। दीवार के बाहर हन किंग एक बंदी सुंदर औरत के साथ शराब पी रहा था। तभी उसे यह खबर मिली। वो कुछ पल के लिए जम गया, फिर अचानक पागलों की तरह जोरदार हंसी में फट पड़ा। उसने आसमान का शुक्रिया अदा किया इस किस्मत के तोहफे के लिए। वो बचर जिसने 10 साल तक उन्हें रोके रखा था, आखिर चला गया था। उसकी जगह उसका भाई आया था, जिसने शायद कभी चिकन तक नहीं मारा था। हन किंग ने उस औरत को धक्का देकर हटाया और खड़ा हो गया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। 10 लंबे साल बीत चुके थे और उसके वॉरियर्स की तलवारों पर जंग लगने लगी थी। उसने अपनी गोल्डन सिमिटर निकाली और साउथ की तरफ इशारा किया, उन जमीनों को वापस लेने के लिए जिन्हें केलेब ने इतनी बेरहमी से डिफेंड किया था। विशाल मैदानों में फैले लाखों हन रेडर्स ने एक साथ ऐसी डरावनी चीख निकाली कि हड्डियां तक कांप जाए। केलेब के साये ने उन्हें बहुत लंबे समय तक दबाकर रखा था और अब उनका जमा हुआ डर कत्लेआम की भूख में बदल चुका था। 3 लाख की सेना काले समंदर की लहर की तरह नॉर्दर्न पास की तरफ बढ़ने लगी। उधर शहर में हमारा प्यारा मार्कस उसी कमांड टेंट में एक लेविश बैंक्वेट कर रहा था जो कभी केलेब का हुआ करता था। उसने शहर की सबसे बेहतरीन डांसर्स और म्यूजिशियंस बुला रखी थी। हवा में डेकेडेंट म्यूजिक और शराब की भारी बदबू भरी हुई थी। मार्कस घमंड से बैठा था, आधा नशे में डूबा हुआ, और एक ग्लैमरस डांसर उसके हाथों में लिपटी हुई थी। वो औरत उसे टोस्ट ऑफर कर रही थी, जबकि उसके पेरेंट्स आर्थर और सारा अपनी सीट से ये सब देख रहे थे। हालांकि दिन में वो डर गए थे, लेकिन अब अपने बेटे को कमांड में देखकर उनका पुराना एरोगेंट सुपीरियोरिटी वाला एटीट्यूड वापस आ चुका था। सेरा आगे झुककर पूछने लगी कि क्या वो जिद्दी सोल्जर्स आखिर मान गए। मार्कस ने हाथ हिलाकर डिसमिस करते हुए कहा कि वो सब बस गंवार पेजेंट्स हैं जो भूखे और बिना सैलरी के जल्द ही घुटनों के बल वापस आ जाएंगे। आर्थर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सहमति में सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि ऐसे लोगों को सिर्फ सख्त हाथ से ही संभाला जा सकता है। पूरी फैमिली फ्यूचर की वेल्थ और पावर के सपनों में खोई हुई थी। उन्हें आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। टेबल पर रखे वाइन ग्लासेस हिलने लगे। मार्कस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या अर्थक्वेक आया है? तभी एक गार्ड भागता हुआ टेंट में घुसा। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने खबर दी कि हंस हमला कर रहे हैं। मार्कस इंटरप्शन से चिढ़ गया और उसने पूछा कि कुछ रेडर्स के लिए इतना पैनिक क्यों हो रहा है। लेकिन जब गार्ड ने हांफते हुए 3 लाख कहा तो मार्कस के हाथ से वाइन जग छूटकर जमीन पर टूट गया। उसका नशे वाला कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह ठंडे लकवाग्रस्त कर देने वाले डर ने ले ली। उसने सोचा था कुछ 1000 दुश्मन होंगे, पूरी कौम नहीं। जब वो लड़खड़ाते हुए टेंट से बाहर निकला तो उसने होराइजन को आग में चमकते देखा और हन कैवलरी की बाहरी कर देने वाली दहाड़ सुनी, जैसे नरक के दानव दौड़ते चले आ रहे हों। पहली डिफेंस लाइन पहले ही टूट चुकी थी और बचे हुए गार्ड्स का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा था। मार्कस की आंखें पलट गईं। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसके नीचे गर्म बदबूदार पानी फैलने लगा। हाँ, नया महान जनरल डर के मारे सच में खुद पर पेशाब कर चुका था। उधर केलेब अपनी पहाड़ी पर आराम से बैठा रोस्टेड मीट खा रहा था और नीचे मचे केस को ऐसे देख रहा था जैसे कोई डार्क प्ले चल रहा हो। तभी उसके पीछे एक शैडो चुपचाप उभरी। वो था शैडो, उसका सबसे भरोसेमंद इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसने रिपोर्ट दी कि प्रिंसेस ने केलेब पर नजर रखने के लिए जो स्पाई भेजा था वो इन्वेजन का नजारा देखकर पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका है। केलेब ने शांत स्वर में कहा कि अब उस एरोगेंट प्रिंसेस को समझ आएगा कि जब बुचर भेड़ियों को खुला छोड़ देता है तब क्या होता है। जल्द ही पूरा किंगडम जान जाएगा कि नॉर्थ का असली किंग कौन है। पास पर लगी आग पूरी रात जलती रही और मरते हुए लोगों की चीखें मीलों दूर तक सुनाई देती रहीं। जेकब और बाकी गार्ड्स पास ही खड़े थे। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि नकल्स सफेद पड़ चुके थे और उनकी आंखें दबे हुए गुस्से से लाल थीं। वो डेस्परेटली नीचे भागकर अपने पुराने ब्रदर्स इन आर्म्स
और बेगुनाह टाउन पीपल को बचाना चाहते थे। लेकिन केलेब के डायरेक्ट ऑर्डर के बिना एक भी आदमी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, चाहे ये सब देखना कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर एक गार्ड बोल पड़ा। उसकी आवाज इमोशन से टूट रही थी जब उसने ऑर्डर्स की भीख मांगी, लेकिन केलेब चुप रहा। वो बस आराम से अपनी वाइन पीता रहा। उसे पता था कि जब तक कैपिटल खुद खून की असली कीमत महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उसकी प्रोटेक्शन की वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। सुबह होने तक हमला करने वाली पहली वेव आखिर पीछे हट गई, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि हंस दिन भर की लूट पूरी कर चुके थे। पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पीछे सिर्फ लाशों के पहाड़ और खून की नदी बची थी। मार्कस को घसीटकर वापस कमांड टेंट में लाया गया। होश में आते ही उसने अपने फादर की रोब्स पकड़ ली और हिस्टेरिकली रोने लगा। वो काउंटर अटैक के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ अपनी जान के डर से कांप रहा था। आर्थर भी उतना ही बेकार था। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने पूरी जिंदगी रॉयल कोर्ट की साजिशों में बिताई थी, लेकिन ऐसा स्लॉटर फील्ड उसने कभी नहीं देखा था। आर्थर ने अपने प्यारे बेटे को पकड़ लिया, रोते हुए केलेब को कोसने लगा और पूरे डिजास्टर का ब्लेम उसी लड़के पर डाल दिया। उसने कहा कि केलेब ने जानबूझकर इतनी भारी जिम्मेदारी मार्कस पर डाली ताकि वो फेल हो जाए। ये सच में बेहूदगी थी। मार्कस ने डूबते आदमी की तरह इस बात को पकड़ लिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इंसिस्ट किया कि केलेब जरूर आसपास कहीं बैठा उन्हें देख रहा होगा। वो चिल्लाया कि केलेब को ढूंढो और उसे मजबूर करो कि वो हंस से लड़े। आर्थर कांपती आवाज में पूछने लगा कि क्या वो आदमी वापस आएगा भी। तभी सारा बोली कि उन्हें केलेब को वापस आने का आदेश देना चाहिए, वरना वो पूरी दुनिया में फैला देंगे कि केलेब ने रिवेंज लेने के लिए खुद हंस को बुलाया था। ऊंची पहाड़ी पर बैठा केलेब शैडो की रिपोर्ट सुन रहा था। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल और गहरी हो गई जब उसे समझ आया कि वो लोग अभी भी मोरल ब्लैकमेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कस अपनी ट्विस्टेड लॉजिक से और हिम्मत पकड़ चुका था। उसने केलेब को ढूंढने के लिए लोग भेजे और साथ ही अपनी फेक लीडरशिप दिखाने के लिए दूसरा तमाशा तैयार करने लगा। उसने वेटरन आयरन राइडर्स को, जिनसे पहले ही आर्मर और स्पीयर्स छीन लिए गए थे, दूसरी डिफेंस लाइन की दीवारों पर जबरदस्ती खड़ा कर दिया। खुद पीछे सुरक्षित जगह पर खड़े होकर वो चीखने लगा कि जो भी पीछे हटेगा उसके पूरे फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वो अनआर्मर्ड सोल्जर्स की ठंडी और कॉन्टेम्प्ट से भरी निगाहों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। ये कोई डिफेंस नहीं थी, ये एक तरफा मैसेकर था। जल्द ही हंस ने दूसरी वेव लॉन्च की। वो अपने साथ मैसिव बैटिंग रैम और कैटापुल्ट्स लेकर आए। मार्कस बैटलमेंट्स के पीछे छिप गया। वो इतना डरा हुआ था कि सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि वही लेजेंडरी कैवलरी जिससे वो कभी जलता था, अब हंस के हाथों गेहूं की फसल की तरह काटी जा रही थी। उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर और अपने दांत बचे थे। वो करप्ट कोर्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ अपने फैमिलीज को हंस के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मार्कस को जरा भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ। उसने एक्साइटेड होकर अपने फादर से कहा कि इन जिद्दी कुत्तों को कंट्रोल करना आसान है, बस इनके परिवारों को धमकी दो। केलेब को पता था कि वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतने घटिया भी हो सकते हैं। उसने चुपचाप शैडो को सोल्जर्स की फैमिलीज को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। जब जैकब ने बाकी लोगों के बारे में पूछा तो कैलेब ने बस इतना कहा कि जिन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है उनके फेट की इज्जत करो और सबको बचाने की इच्छा छोड़ दो। वो चाहता था कि दुनिया देखे कि उसके बिना नॉर्थ का क्या हाल होता है, और वो चाहता था कि उसका प्यारा भाई ग्रेस से गिरने की कड़वाहट महसूस करे। आखिरकार दूसरी डिफेंस लाइन भी टूट गई और हन बैनर्स दीवारों पर गाड़ दिए गए। पूरा शहर चीखों और केओस से भरे नाइटमेयर में बदल गया। हंस भेड़ियों की तरह शहर में घुस पड़े और उनकी मुड़ी हुई तलवारें धुएं और लोगों की डेस्परेट चीखों के बीच खून की फसल काटने लगी। कमांड टेंट के अंदर मार्कस और उसके पेरेंट्स डर से जमे हुए थे। आखिर सारा का धैर्य टूट गया। उसने अपने बेटे को पकड़कर बाहर की तरफ घसीटना शुरू किया ताकि किसी तरह भाग सके। उनके सारे ग्रैंड प्लान्स धूल में मिल चुके थे। मार्कस और उसके पेरेंट्स कुछ गार्ड्स के साथ कॉमनर्स का भेष बनाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शहर पहले ही खून के प्यासे हंस और चीखते सिविलियंस के क्योस में बदल चुका था। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि रेफ्यूजीज की बेकाबू भीड़ ने उन्हें अलग अलग कर दिया। सारा भीड़ में धक्के खाती रही, डर के मारे चीखती हुई, जबकि वो मार्कस को खुद से दूर जाते देख रही थी। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी साफ सुथरी स्किन और पैनिक भरा चेहरा पास के एक हन राइडर को बता चुका था कि वो कोई ऊंचे दर्जे की औरत है। एक शिकारी जैसी हंसी के साथ वो घुड़सवार उसकी तरफ बढ़ा। उसका विप हवा में उठा हुआ था और सारा डर से जड़ हो गई। उसी पल आर्थर में अचानक हिम्मत आ गई। वो झपट कर आगे बढ़ा और सारा को धक्का देकर हटाया। ठीक तभी विप उसकी पीठ पर आकर पड़ा। उस वार ने उसकी चमड़ी चीर दी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो सारा पर चिल्लाया कि भागो। वो डेस्परेटली घोड़े का सिर पकड़कर लटक गया, जबकि सारा बिना पीछे देखे भाग निकली। हन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी कर्व्ड ब्लेड निकाली और एक ही वार में आर्थर का हाथ काट दिया। आर्थर किसी कटते हुए जानवर की तरह चीखने लगा,
लेकिन वो सोल्जर अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आर्थर की टांग पर भी वार किया और फिर आसान शिकार ढूंढने निकल गया। उधर मार्कस की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसे उन्हीं सिविलियंस ने गिराकर कुचल दिया था जिन्हें वो कभी नीची नजर से देखता था। उसका पैम्पर्ड शरीर ऐसा दर्द कभी नहीं झेल पाया था। आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे जबकि वो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊपर देखा तो एक विशाल हंस सोल्जर रोते हुए इन्फेंट को हाथ में पकड़े खड़ा था। वो हंस रहा था और बच्चे को बोनफायर में फेंकने की तैयारी कर रहा था। बच्चे की मां मिट्टी में घुटनों के बल गिरी हुई सोल्जर की टांग पकड़कर दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसे कूड़े की तरह लात मारकर हटा दिया गया। मार्कस ने देखा कि सोल्जर ने बच्चे को आग की तरफ उछाल दिया। उस नजारे ने उसका पेट घुमा दिया। वो वहीं उल्टी करने लगा। उसे आखिर समझ आया कि ये बारबेरियंस उसकी मिलिट्री ग्लोरी का सीढ़ी नहीं है। डर उसके दिल को बर्फ जैसे पंजों से जकड़ चुका था। वो और ज्यादा हॉरर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो खून और गंदगी में हाथ पैरों के बल रेंगने लगा इस जिंदा नरक से भागने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि शायद बच निकलने का रास्ता मिल गया है, एक खून से सना मिलिट्री बूट उसकी पीठ पर आ गिरा और उसे जमीन से चिपका दिया। एक भारी आवाज ने उसकी नरम औरत जैसी स्किन पर ताना मारा। मार्कस जम गया। उसके नाक में खून और पसीने की बदबू भर गई। उसका अंत हो चुका था। ऊंची पहाड़ी पर केलेब चुपचाप शैडो की रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें शहर के पतन की भयानक डिटेल्स थी। आर्थर एक हाथ और एक टांग खो चुका था और इस वक्त सैरा के साथ ग्रेन वैट में छिपा हुआ था। दोनों मुश्किल से जिंदा थे। मार्कस को हंस ने पकड़ लिया था और शायद वो उसके नरम शरीर को अपने कैंप के फ्यूचर फूड सोर्स की तरह देख रहे थे। केलेब बिना किसी इमोशन के ये सब सुनता रहा। वो बस अपने हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट से खेल रहा था जो 10 साल पहले कैपिटल से लाई गई उसकी इकलौती चीज थी। उसने पूछा कि क्या उनके अपने सारे लोग डेंजर जोन से सेफली निकाल लिए गए हैं। शैडो ने कंफर्म किया कि 3000 आयरन राइडर्स की फैमिलीज और उनके मरे हुए ब्रदर्स के ऑर्फन्स सब रियर वैली में सुरक्षित हैं। केलेब ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन उसने देखा कि जैकब पास खड़ा कुछ बोलने में हिचक रहा है। आखिर जैकब फट पड़ा। उसने पूछा, उन लाखों इनोसेंट सिविलियंस का क्या जो अभी भी शहर में फंसे हुए हैं? केलेब उसकी तरफ मुड़ा, फिर पीछे खड़े उन सोल्जर्स की तरफ देखा जिनकी आंखों में भी वही कॉन्फ्लिक्ट था। उसने जैकब से पूछा कि जब उससे कमांड छीन ली गई थी तब क्या उन सिटीजन्स में से किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी? जैकब चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था। तब केलेब ने पूछा कि क्या किसी ने उसके 3000 ब्रदर्स की जान के लिए भीख मांगी थी? सबने बस बंद खिड़कियों के पीछे से तमाशा देखा था, ये सोचकर कि सोल्जर्स हमेशा आसमान को थामे रखेंगे। केलेब की आवाज नॉर्दर्न विंड की तरह ठंडी थी जब उसने कहा कि अब आसमान आखिर गिर चुका है और वो उसे पकड़ने से इनकार करता है। उसने कहा कि वो सबको नहीं बचा सकता और ना ही बचाना चाहता है। वो सिर्फ उन्हीं को बचाएगा जो बचाए जाने के लायक हैं। उसने आर्मी को आराम करने और कैपिटल से खबर आने का इंतजार करने का आदेश दिया। वो चाहता था कि ये आग एम्परर के थ्रोन तक पहुंचे। खबर उसकी उम्मीद से भी तेजी से फैली। मार्कस की कैप्टिविटी के तीसरे दिन पूरे फैमिली और दुनिया तक सबसे बड़े बेटे की बेइज्जती की खबर पहुंच गई। नॉर्दर्न पास के मेन स्क्वायर में हन लीडर ने अपने खून के प्यासे चीफिटन्स के लिए बैंक्वेट रखा। मनोरंजन के लिए ना म्यूजिक था ना डांस। वहां एक कुत्ते को घुमाया जा रहा था और वो कुत्ता कोई और नहीं, केलेब का प्यारा भाई मार्कस था। मार्कस की डिग्निटी और कपड़े दोनों छीन लिए गए थे। उसकी गर्दन में भारी आयरन चेन कसी हुई थी, बिल्कुल किसी आवारा कुत्ते की तरह। एक हन सोल्जर चेन खींचता, उसे बार बार लात मारता और कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करता, और अपनी जान बचाने के लिए मार्कस सबसे ज्यादा जोर से भौंकता। उसने उन भौंकों में उससे ज्यादा मेहनत लगाई जितनी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं लगाई थी। चारों तरफ खड़े हन सोल्जर्स ठहाके मार रहे थे। वो उसके सामने हड्डियों के टुकड़े और बचा हुआ गंदा खाना मिट्टी में फेंकते हुए महान जनरल का मजाक उड़ा रहे थे। मार्कस हिचकिचाया तो सोल्जर ने उसका सिर बूट से कुचल दिया और उसका चेहरा कीचड़ में तब तक दबाए रखा जब तक उसने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। भूखे जानवर की तरह मार्कस हड्डियों पर टूट पड़ा, गंदगी से सने स्क्रैप्स को अपने मुंह में ठूंसने लगा। उधर हन लीडर साइलस अपने ऊंचे आसन से ये सब देख रहा था। सिलस पीछे झुककर इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी सांसें तक फूल गईं। वो इस तमाशे का पूरा मजा ले रहा था। हंस के लिए ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये स्पिरिचुअल विक्ट्री थी। उन्होंने उस गॉड ऑफ वॉर के भाई को तोड़ दिया था जिसने 10 साल तक उन्हें डरा कर रखा था और उसे अपना पालतू बना दिया था। उधर केलेब ने यह खबर बिना किसी इमोशन के सुनी। उसने बस रिपोर्ट जैकब को पकड़ा दी। जैकब गुस्से से कांपने लगा और उसने मुट्ठी मेज पर दे मारी। उसने मार्कस को जानवर और डिस्ग्रेस कहा और केलेब से विनती की कि उसे मारने की परमिशन दे दे ताकि नेशन की ये बेइज्जती रुक सके। लेकिन केलेब पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में कहा कि जो इज्जत जा रही है वो सिर्फ मार्कस, उसकी फैमिली और एम्परर की है। उसका नेशन या खुद उससे कोई लेना देना नहीं। उसने जैकब की बात काटते हुए कहा कि जो आदमी अपनी डिग्निटी खुद बेच दे वो कुत्ते की तरह जीने लायक है और उसे कुत्तों की फेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैकब चुप हो गया। उसे पता था केलेब की आयरन विल को कोई नहीं मोड़ सकता।
उसी समय ग्रेन वेट में छिपे आर्थर और सारा ने दो हन सोल्जर्स की बातें सुन ली जो बैटलफील्ड साफ करते हुए वहां से गुजर रहे थे। वो सोल्जर्स हंस रहे थे कि महान जनरल अब जमीन पर रेंगने वाला कुत्ता बन चुका है। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसमें भेड़ से भी कम बैकबोन है। वेट के अंदर साराह की आंखें पलट गईं और शौक से वो बेहोश हो गई। आर्थर बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर की हर हड्डी तक डिस्पेयर से कांप उठी। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एहसास था कि सब खत्म हो चुका है। फैमिली नेम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसका सबसे बड़ा बेटा, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, अब हन का पालतू बन चुका था। ऐसा दाग जो हमेशा उनकी फैमिली पिलर पर लिखा रहेगा। आखिर उसे समझ आया, शायद बहुत देर से, कि उसने क्या खो दिया। उसने एक सच्चे हीरो को एक कावड़ के लिए ठुकरा दिया था। उसने खोखली ग्लोरी के सपने में अपनी पूरी ब्लड लाइन को खाई में धकेल दिया। उसके मुंह से किसी घायल जानवर जैसी कराह निकली। पछतावे के आंसू उसके चेहरे पर लगे खून और गंदगी में मिल गए। अपने बचे हुए एक हाथ से वो खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। वो केलेब को पुकारने लगा, अपने ठुकराए हुए बेटे से भीख मांगने लगा कि वापस आकर उन्हें बचा ले। उसकी आवाज दर्द से भरी पैथेटिक चीख बन चुकी थी। आर्थर और सारा दोनों पागलपन की कगार पर पहुंच चुके थे। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ केलेब था, लेकिन केलेब का अभी अपनी तलवार म्यान में डालने का कोई इरादा नहीं था। शैडो ने रिपोर्ट दी कि एम्परर के सीक्रेट मैसेंजर्स खबर पहुंचाने के लिए 3 घोड़े मार चुके हैं। आज रात तक ये रिपोर्ट कैपिटल पहुंच जाएगी। केलेब खड़ा हुआ और होराइजन की तरफ देखने लगा। वो इंपीरियल कोर्ट में होने वाले तमाशे का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब एम्परर को पता चलेगा कि उसका नॉर्दर्न किंग अब हंस का खिलौना बन चुका है, तब उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। ये वो पल था जिसे देखने के लिए केलेब काफी ईगर था। 5वें दिन नॉर्दर्न पास आखिर पूरी तरह महान मार्कस द डॉग की हीरोइक गाइडेंस में गिर गया। बाकी रेजिस्टेंस भी खत्म कर दी गई और साइलस अपनी ग्रैंड एंट्री की तैयारी करने लगा। हन लीडर अपने ऊंचे स्टेलियन पर बैठकर शहर की सबसे चौड़ी सड़क से गुजरा। सड़क के दोनों तरफ बचे हुए सिटीजन्स खड़े कांप रहे थे और ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। और उस घोड़े को आगे से पकड़कर चलाने वाला, झुक झुक कर चापलूसी भरी मुस्कान देने वाला कोई और नहीं बल्कि केलेब का भाई मार्कस था। ये नजारा अनगिनत लोगों ने देखा। ये एक फैमिली ओनर की पब्लिक एग्जीक्यूशन थी। ये खबर प्लेग की तरह हर दिशा में फैल गई और रात होते होते हजारों मील दूर कैपिटल तक पहुंच गई। पैलेस के अंदर एम्परर जूलियन अभी सोने ही गया था कि दरवाजे पर घबराहट भरी जोरदार दस्तक से उसकी नींद टूट गई। उस दस्तक ने एम्परर को पूरी तरह जगा दिया। नॉर्दर्न पास से अर्जेंट रिपोर्ट आई थी और जूलियन के दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी ड्रैगन रोब पहनी। उसका चेहरा चिंता से काला पड़ चुका था और वो बाहर भागा जहां एक मैसेंजर धूल और खून से लथपथ खड़ा था। मैसेंजर घुटनों के बल बैठा था और प्रिंसेस की सीक्रेट सर्विस की सील्ड रिपोर्ट आगे पकड़े हुए था। पढ़ो, जूलियन ने भारी आवाज में आदेश दिया। हेड यूनिच ने स्क्रॉल लिया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। फिर उसने वो बर्बादी भरी खबर पढ़नी शुरू की। आर्थर और मार्कस कैंप पहुंचे थे ताकि सक्सेशन फोर्स कर सकें। केलेब ने सारे रिश्ते खत्म करने वाले पेपर्स साइन किए। टाइगर टेली सौंप दी और अपना कमांड छोड़कर चला गया। नई कमांडर मार्कस इतनी निकम्मी निकला कि 3000 एलीट राइडर्स ने उसी वक्त उसके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। उसी रात 3 लाख हंस ने पास तोड़ दिया। मार्कस फ्रंट लाइन से डर के मारे भाग गया, यहां तक कि उसने अपने शरीर पर भी कंट्रोल खो दिया। आर्मी तबाह हो गई। नॉर्थ गिर चुका था और मार्कस पकड़ा गया, जिसने खुद को बचाने के लिए हंस का कुत्ता बनना स्वीकार कर लिया। यहां तक कि उनके घोड़ों को खुद लीड करने लगा। जब यूनक ने ये आखिरी बेइज्जती पढ़ी तो जूलियन का चेहरा भूत जैसा सफेद पड़ गया। अब वो और सहन नहीं कर पा रहा था। जूलियन के मुंह से खून की उल्टी निकल गई, जिसने उसकी गोल्डन रोब्स को लाल कर दिया। उसके आसपास खड़े सर्वेंट्स डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़े, जबकि एम्परर उत्तर की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से कांप रहा था। वो चीखा कि आर्थर और मार्कस की पूरी ब्लड लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने प्रमोट किया और जिसे फ्यूचर सन इन लॉ चुना, वही आसमान में इतना बड़ा छेद कर देगा। नॉर्थ के गिरने का मतलब था कि एम्पायर का गेटवे अब पूरी तरह खुल चुका है। अब 3 लाख हन कैवलरी जब चाहे एम्पायर के दिल तक घुस सकते थे। जूलियन दहाड़ते हुए आदेश देने लगा, आर्थर की फैमिली का जो भी मेंबर इस वक्त कैपिटल में है, उसे तुरंत ग्रेट प्रिजन में फेंक दिया जाए और आगे की सजा का इंतजार कराया जाए। वो हॉल में पिंजरे में बंद जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी बातें बिखरती जा रही थीं। केलेब कहाँ है? अचानक वो रुका। ब्लड शॉट आंखों के साथ हेड यूनक की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया कि उस आदमी को ढूंढो जो अभी भी ये सब रोक सकता है। वो किसी भी कीमत पर केलेब को वापस चाहता था ताकि वो हंस को रोक सके। यूनक लगभग रोने लगा जब उसने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केलेब ने अपना फैमिली नेम छोड़ दिया है और उसका कोई पता नहीं है। जूलियन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और निकम्मा कहा। उसने आदेश दिया कि धरती के हर कोने में केलेब को ढूंढा जाए। उसने वादा किया कि अगर केलेब वापस आ जाए तो उसे कुछ भी दिया जाएगा, टाइटल्स, लैंड्स, जो चाहे, बस वो हंस को पीछे धकेल दे। वो डेस्परेशन में प्रिंसेस का हाथ तक देने को तैयार हो गया।
उस मेस को ठीक करने के लिए जिसे बनाने में उसका भी हाथ था। पूरा पैलेस क्योस में डूब गया। सबको एहसास हो चुका था कि सच में आसमान टूट रहा है। उधर प्रिंसेस लूना अपने शानदार चैम्बर्स में ये खबर सुन रही थी। वो बैठी सोच रही थी कि जिसे वो हीरो समझती थी वो असल में कावड़ निकला। वो हमेशा केलेब को नीची नजर से देखती थी, नॉर्थ का वो बुचर जो हमेशा खून की बदबू में डूबा रहता था। लेकिन अब रियलिटी ने उसे जोरदार तमाचा मारा था। उसका हीरो मार्कस तो ऐसा कुत्ता निकला जो चिकन तक नहीं मार सकता था, जबकि जिस आदमी से वो नफरत करती थी वही सबकी सुरक्षा की दीवार था। उसे समझ आया कि पिछले 10 सालों से केलेब अकेला ही आधे एम्पायर का पिलर बना हुआ था। जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वो सच में मर्दों में जायंट था। फिर भी उसने, रॉयल फैमिली ने और आर्थर के हाउस ने खुद उसे दूर धकेल दिया। पछतावा जहरीले सांप की तरह उसके दिल को काटने लगा। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डेस्परेट डिटर्मिनेशन था। उसने तय किया कि वो खुद नॉर्थ जाएगी, केलेब को ढूंढेगी और वापस लाएगी। उसे अंदर से पता था कि एम्पायर, थ्रोन और खुद उसे बचाने वाला सिर्फ वही आदमी है जिसे सबने छोड़ दिया था। सुबह होने से पहले ही कैपिटल का माहौल बदल गया। इंपीरियल गार्ड ने आर्थर की एस्टेट पर धावा बोल दिया। हाउस होल्ड का हर मेंबर, दूर के रिश्तेदारों से लेकर सबसे छोटे सर्वेंट तक, नींद से खींचकर कोर्टयार्ड में घसीट लाया गया। फिर डिक्री पढ़ी गई, देशद्रोह के अपराध में पूरे क्लैन को कैद किया जाएगा। कोर्टयार्ड दर्द भरी चीखों से भर उठा। कल तक जो रिश्तेदार मार्कस के प्रिंस बनने की शेख ही मार रहे थे, आज डंजन भेजे जा रहे थे। वो चीख चीख कर खुद को इनोसेंट बता रहे थे और सारा ब्लेम आर्थर और मार्कस पर डाल रहे थे। लेकिन गार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके ऑर्डर्स एब्सोल्यूट थे और एक समय की महान फैमिली का पतन सच में शुरू हो चुका था। आर्थर हाउस से जुड़ा हर इंसान उठा लिया गया। एक ही पल में कैपिटल की सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट प्लेग लगी जगह जैसी बन गई, जहां जाने से लोग बचने लगे। ये सब केलेब के स्पाइस ने उसे रिपोर्ट किया, लेकिन केलेब ये सब सुनकर भी बिल्कुल काम रहा। उसे पता था कि वो लोग बस वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। अरेस्ट्स के अलावा एम्परर ने 2 और डिक्रीज जारी किए थे। शैडो एजेंट अपनी ब्रीफिंग जारी रखता है। पहला ऑर्डर था कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर वेटरन जनरल ली के अंडर 3 लाख मैन इकट्ठा करे ताकि नॉर्थ वापस लिया जा सके। केलेब बस हंस पड़ा। उसे पता था कि कैपिटल के सैनिक लग्जरी में इतने नरम हो चुके हैं कि प्रैक्टिकली बेकार हैं। उसने माना कि जनरल ली केपेबल है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है और उसके पास एलीट ड्रैगन बैनर राइडर्स नहीं है। जब केलेब ने दूसरे डिक्री के बारे में पूछा तो एजेंट ने उसे पब्लिक अपॉलॉजी की कॉपी पकड़ा दी जो पूरे रेल्म में जारी की गई थी। केलेब ने स्क्रॉल खोला और पाया कि वो सरप्राइजिंगली सिंसेरिटी के साथ लिखा गया था। एम्परर ने शुरुआत आर्थर और मार्कस की शेमलेस हरकतों को कोसते हुए की थी। फिर अचानक उसका टोन बदल गया और वो केलेब की तारीफों के पुल बांधने लगा। डिक्री में लिखा था कि नॉर्थ का संकट कोर्ट की गलती है, जनरल की नहीं, और एम्पायर को अपने असली प्रोटेक्टर की डेस्परेटली जरूरत है। जूलियन ने केलेब से विनती की कि वो पुरानी ग्रीवेंस को एक तरफ रखकर लोगों की खातिर वापस लौट आए और मैसेस को बचाए। अगर केलेब वापस आ जाए तो एम्परर दुनिया की हुकूमत उसके साथ बांटने का वादा करता है। उसे लैंड्स और किंग का टाइटल दिया जाएगा। दुनिया में हिस्सेदारी और किंग बनाए जाने का ऑफर बहुत बड़ा था। 10 साल पहले शायद ये सुनकर केलेब की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब इन शब्दों को देखकर उसे बस आयरनी महसूस होती है। सच कहें तो उसे अच्छी तरह पता था कि एम्परर इतना जेनरस क्यों बन रहा है। उन्होंने केलेब को चेंबर पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया था। जरूरत पड़ने पर बाहर निकालो और काम खत्म होने पर बिस्तर के नीचे फेंक दो। अब जब एम्परर डेस्परेट हो चुका है तो वो उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन केलेब ऐसी सस्ती डील में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर एजेंट ने बताया कि प्रिंसेस लूना भी एक मैसिव बाउंटी और डिक्री लेकर नॉर्थ की तरफ निकल चुकी है। केलेब ने अपोलॉजी वाली स्क्रोल आग में फेंक दी। अब उसे क्यूरियोसिटी थी कि वो घमंडी प्रिंसेस क्या इंटरेस्टिंग टर्म्स ऑफर करेगी। उसका सबॉर्डिनेट जेकब एम्परर की इतनी सबमिशन और किंगशिप के ऑफर से स्टन्ड था। केलेब ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सच में ऐसे आदमी का टाइटल चाहेगा जो अपनी खुद की स्किन तक नहीं बचा सकता। जेकब को सच समझ आ गया। 3 लाख हंस गेट्स पर खड़े थे और डायनेस्टी बिखर रही थी। एम्परर बस एक ब्लैंक चेक दे रहा था, उम्मीद करते हुए कि केलेब अपनी जान बेचकर रॉयल मेस साफ कर देगा। उसने पूछा, केलेब का प्लान क्या है? केलेब ने सिर्फ एक शब्द कहा, वेट। वो इंतजार करना चाहता था जब तक वो लोग अपनी हर कार्ड ना खेल लें और असली डिस्पेयर तक ना पहुंच जाए। जब जैकब ने पूछा कि अगर हंस कैपिटल तक पहुंच गए तो क्या होगा, केलेब ने बस कहा, तो क्या? अगर कैपिटल गिरता है तो करंट डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया जरूरी नहीं कि उसी फैमिली की रहे। जेकब हाँफ उठा जब उसे केलेब की असली एम्बिशन समझ आई। वो सिर्फ किंग नहीं बनना चाहता था, वो पूरा एम्पायर चाहता था। जब कैपिटल की आर्मी रास्तों में घिसट रही थी और प्रिंसेस लूना की कैरेज रेफ्यूजीज की भीड़ में फंसी हुई थी, तब 2 लोग केलेब तक सबसे पहले पहुंच गए। वो थे आर्थर और उसकी वाइफ सैरा। वो उस नरक जैसे शहर से कैसे निकले कोई नहीं जानता। शायद किसी दयालु इंसान ने जंगलों के रास्ते बताए होंगे,
लेकिन किसी तरह वो केलेब तक पहुंच गए। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। भारी बूंदें टेंट्स पर ऐसे गिर रही थीं जैसे लगातार हथौड़े बरस रहे हों। अंदर केलेब और उसके आदमी आराम से वाइन और मीट एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक गार्ड अंदर आया और अजीब रिपोर्ट दी। दो लोग जो खुद को केलेब के पेरेंट्स बता रहे हैं, बाहर कीचड़ में घुटनों के बल बैठे हैं और मिलने की मांग कर रहे हैं। टेंट का माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर नजर केलेब पर टिक गई, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्टेडी रहे। उसने वाइन बोल पकड़ा हुआ था और एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्हें घुटनों पर रहने दो, उसने बस इतना कहा और फिर वापस अपनी ड्रिंक की तरफ लौट गया। बाहर तूफान चलता रहा। आर्थर और सारा जमती हुई कीचड़ में घुटनों के बल टिके रहे। आर्थर, जिसने एक हाथ और एक पैर का इस्तेमाल खो दिया था, मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसके बाल गंदगी से चिपके हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। उसकी पुरानी डिग्निटी का कोई निशान नहीं बचा था। सारा की हालत और भी बुरी थी। उसके महंगे सिल्क कपड़े फटकर किसी पागल औरत के चिथड़ों जैसे हो चुके थे। वो रोते हुए अपना सिर कीचड़ में पटक रही थी और चीख रही थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो केलेब से बाहर आकर सिर्फ एक बार उन्हें देखने की भीख मांग रही थी। तूफानी हवा सैरा की डेस्परेट चीखों को पूरे कैंप में फैला रही थी। वो केलेब से मार्कस को बचाने की भीख मांग रही थी। कह रही थी कि हंस उसे टॉर्चर करके मार रहे हैं। वो रोते हुए कह रही थी कि आर्थर का पूरा हाउस प्रिजन में है और केलेब अपने ही फैमिली को मरते हुए ना देखे। टेंट के अंदर जेकब और बाकी लोग खाना छोड़ चुके थे। उनके चेहरों पर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था जब वो अपने कमांडर के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को फ्रीजिंग रेन में घुटनों के बल देखते रहे। 1 घंटा गुजर गया। ठंड और बढ़ती गई। ऐसा लगने लगा कि बूढ़ा कपल सच में बाहर मर जाएगा। आखिर केलेब ने अपना वाइन बोल नीचे रखा और एंट्रेंस की तरफ चला। उसने कर्टन बस इतना हटाया कि कीचड़ में तड़पते उन दो लोगों को ठंडी नजरों से देख सके। उसे देखते ही वो ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उन्हें कोई सेवियर मिल गया हो। वो डेस्परेटली टेंट की रोशनी की तरफ रेंगने लगे। आर्थर का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था जब वो हाँफते हुए बोला कि आखिर केलेब उनसे मिलने को तैयार हो गया। सारा हिस्टेरिकली रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन केलेब का चेहरा पूरी तरह इमोशनलेस था। उसने बस इतना पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, जबकि वो उन्हें वो मिलिट्री पावर पहले ही दे चुका है जो वो चाहते थे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बारिश को चीरती हुई निकल रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने नॉर्दर्न फोर्ट्रेस उनके प्यारे बेटे को सौंप दी थी। उसने पूछा क्या मार्कस को हंस को कुचलकर प्रिंसेस से शादी करके एंसेस्टर्स के लिए ग्लोरी नहीं लानी थी। हर शब्द के साथ उनके चेहरे और सफेद पड़ते गए। केलेब ने एक एक करके सच्चाई गिनाई। नॉर्थ गिर चुका है, उनका बेटा प्रिजनर बन चुका है और फैमिली डंजन में सड़ रही है। फिर उसने एक ठंडी मुस्कान दी और पूछा कि वो अब इस अनफिल वुल्फ के पास वापस क्यों आए हैं। उसने साफ कहा कि किंगडम और उनकी जिंदगी अब उसकी कंसर्न नहीं है। फिर उसने जोर से कर्टन गिरा दिया। बाहर बिजली चमकी और उस पल आर्थर और सारा के खूनहीन टूटे हुए चेहरे रोशनी में दिखाई दिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भीख का जवाब इतनी एब्सोल्यूट और आइसी इंडिफरेंस से मिलेगा। सारा पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उधर आर्थर शौक और ठंड से टूट चुका था। आखिरकार वो बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ा। टेंट के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। जेकब ने केलेब की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में चुप ही रहा। उसे समझ आ चुका था कि उन शब्दों के साथ केलेब और आर्थर हाउस के बीच खून का आखिरी रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया है। केलेब ने उन्हें मारा नहीं, लेकिन मदद भी नहीं की। उसने बस अपने आदमियों को कहा कि उन्हें मेन रोड तक घसीट कर छोड़ दो और फेट खुद उनका फैसला करेगी। 3 दिन बाद प्रिंसेस लूना की कैरेज आखिरकार पहुंच गई। सफर ने रॉयल लेडी की हालत खराब कर दी थी। उसकी कभी शानदार रहने वाली काररेज अब गंदगी से ढकी हुई थी और उसके अटेंडेंट्स पूरी तरह थके और बदहाल लग रहे थे। फिर भी उसने पहाड़ पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक बेहद हम्बल रिक्वेस्ट भेजी, ऑडियंस मांगते हुए। केलेब ने पूरे 1 दिन तक उसे इग्नोर किया। वो सुबह से शाम तक इंतजार करवाता रहा, कैलकुलेट करता हुआ कि प्रिंसेस की पेशेंस कब टूटेगी। तब जाकर उसने जैकब को भेजा कि उसे ऊपर लाया जाए। लूना अकेले आने का फैसला करती है। वो किसी गार्ड को साथ नहीं लाती और खुद केलेब के टेंट की तरफ बढ़ती है। अंदर केलेब आग के पास बैठा अपनी ब्लेड आराम से शार्पन कर रहा था। प्रिंसेस एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहने अंदर आई। उसके बाल बिना किसी जूल के पीछे बंधे थे। उसमें एक नाजुक ऑलमोस्ट इथीरियल ब्यूटी थी, जैसी सिर्फ उन लोगों में मिलती है जिन्होंने पूरी जिंदगी पैलेस वॉल्स के पीछे बिताई हो। लेकिन इस वक्त वो खूबसूरती ह्यूमिलिएशन और एंग्जाइटी से ढकी हुई थी। उसने केलेब के रफ कपड़े और बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स को देखा। जिस आदमी को वो कभी नीची नजर से देखती थी, उसे देखकर उसकी आंखों में डर की हल्की चमक आई। उसने टेंशन भरी आवाज में पूछा, क्या आप ही केलेब हैं? लेकिन केलेब ने अपनी सोर्ड से नजर तक नहीं उठाई। उसने बस ठंडे तरीके से कहा, क्या बात है? उसकी ये कोल्डनेस साफ तौर पर लूना को डिस्टर्ब कर गई। कैपिटल में कोई भी उससे इतनी ब्लंट डिसरेस्पेक्ट से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने गहरी सांस ली, अपना इरिटेशन दबाया और नरम आवाज में कहा कि वो अपने पिता के डिक्री की तरफ से आई है। केलेब ने बीच में ही रोक दिया और सूखे टोन में कहा,
कि वो अपॉलॉजी पहले ही पढ़ चुका है और उसे उसकी प्रोज काफी एलिगेंट लगी। लूना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने होंठ काटे और अपना रॉयल प्राइड निगल लिया। जिस आदमी को वो कभी सिर्फ बुचर समझती थी, उसके सामने गहराई से झुकते हुए उसने माना कि अतीत कोर्ट और आर्थर हाउस की गलती थी। उसने एम्परर की तरफ से माफी मांगी। उसने माना कि केलेब के रिजेंटमेंट की वजह जायज है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के सफरिंग के बारे में सोचने की भीख मांगी। 3 लाख हंस कैपिटल को थ्रेटन कर रहे थे। वो डेस्परेशन भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली कि वो रिटायरमेंट छोड़कर एम्पायर को बचा ले। उसने प्रॉमिस किया कि एम्परर का वर्ड आयरन क्लैड है, केलेब को अपनी लैंड्स के साथ किंग बनाया जाएगा। फिर उसकी आवाज धीमी होकर लगभग विस्पर बन गई। उसकी गर्दन पर हल्की लाली चढ़ आई जब उसने कहा कि वो खुद भी नेशन के लिए उसकी सर्विस के रिवॉर्ड के रूप में उससे शादी करने को तैयार है। टेंट के बाहर सोल्जर्स के बीच कलेक्टिव गास्प फैल गया, यहां तक कि जैकब की आंखें भी रॉयल मैरिज की बात सुनकर लगभग बाहर निकल आईं। ये ऐसा रिवॉर्ड था जिसके लिए कोई भी नोबलमैन जान दे देता, और उन्हीं शब्दों पर केलेब ने आखिरकार अपनी वेटस्टोन चलाना बंद कर दिया। उसने पहली बार सिर उठाकर लून की आंखों में देखा। मानना पड़ेगा, वो सच में रेयर ब्यूटी थी, और इस वक्त उसकी फ्रेजाइल वल्नरेबिलिटी किसी भी आदमी का दिल हिला सकती थी। जब लून ने देखा कि केलेब ने आखिर उसकी तरफ ध्यान दिया है, तो उसे लगा उसका ऑफर काम कर गया। उसकी आंखों में फिर से हल्का प्राइड और नेचुरल कॉन्फिडेंस लौट आया। उसके मन में था कि कोई भी आदमी ऐसी टेम्पटेशन ठुकरा नहीं सकता। पावर, वेल्थ और खूबसूरत औरत। उसे लगा कि जब एम्पायर की सबसे नोबल लेडी खुद उसके पास आने को तैयार है, तो डील पक्की है। केलेब उसे देखकर अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर प्रिंसेस लूना रुक गई। उसे लगा वो मानने वाला है, लेकिन फिर केलेब ने पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि सिर्फ एक सिर हिलाने के बदले उसे क्या मिलेगा? एक ऐसा थ्रोन जो गिरने वाला है, और एक ऐसी औरत जिसे उसके निकम्मे भाई ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द ब्लेड की तरह लूना को काट रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग तुरंत उड़ गया। अब वहां सिर्फ ह्यूमिलिएशन, एंगर और डिसबिलीफ था। सच कहें तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केलेब उसके मार्कस वाले पुराने एंगेजमेंट को इतनी ब्लंट तरीके से उसके मुंह पर मारेगा। वो हकलाने लगी। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी केलेब खड़ा हुआ और उसकी तरफ चलने लगा। वो ऊपर से उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जिसमें खुला हुआ मोकरी भरा था। उसने सीधा पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसके लायक भी है, या फिर उसका फेलिंग रॉयल फैमिली किस हक से उससे नेगोशिएशन करने आया है। उसने साफ कहा कि उसे जो भी चाहिए होगा वो खुद ले लेगा। उसे किसी की चैरिटी की जरूरत नहीं। फिर उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए केलेब ने सिर हिलाया और कहा कि वो बहुत ज्यादा टेंटेड है। उसने उसे निकल जाने का आदेश दिया। वो आखिरी शब्द किसी दहाड़ की तरह था जिसने लून को फिजिकली झटका दे दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। आंसू उसकी नजर धुंधली कर रहे थे। उसकी आंखों में रिजेंटमेंट और हेट्रेड जल रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसे केलेब की आंखों में साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने एक शब्द और बोला तो वो सच में उसे मार देगा। वो जल्दी से उठी, अपने ड्रेस से कीचड़ तक साफ नहीं किया और मुड़कर पहाड़ से नीचे भाग गई। सच कहें तो वो बिल्कुल पिटे हुए कुत्ते जैसी लग रही थी जो छिपने के लिए भाग रहा हो। हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है और केलेब के चेहरे की ठंडी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब सारे पीसेज अपनी जगह पर आ चुके थे। हर कार्ड खेला जा चुका था। अब आखिरकार उसकी बारी थी। वो मुड़कर जैकब और पीछे खड़े दर्जनों गार्ड्स की तरफ देखता है। नीचे वैली में 3000 इलीट स्नो ड्रैगन राइडर्स तैयार खड़े थे। उनके आर्मर चमक रहे थे और हथियार रेजर की तरह शार्प थे। वो सब एक साथ एक घुटने पर बैठ गए। उनकी आंखों में फेनेटिकल लॉयल्टी भरी हुई थी। केलेब ने अपनी नॉर्थ विंड ब्लेड निकाली और नीचे फैली युद्धग्रस्त जमीन की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया। उसकी आवाज शांत रात में गूंज उठी और वैली के हर कोने तक पहुंच गई जब उसने पूरी आर्मी को मार्च करने का कमांड दिया। उसका आदेश ऊंचा नहीं था, लेकिन पर्पस से इतना भारी था कि वहां मौजूद हर आदमी ने उसे साफ साफ सुना। उसके पीछे 3000 सोल्जर्स एक साथ खड़े हो गए। ना कोई चीयर था, ना कोई शाउटिंग, सिर्फ आर्मर की रिदमिक खनखनाहट थी जो किसी एक हार्टबीट जैसी लग रही थी। उन्होंने चुपचाप अपनी चमकती स्पीयर्स उठाई और इतने प्रिसाइज और फ्लूइड मूवमेंट से घोड़ों पर सवार हुए कि वो किसी एक मशीन जैसे लग रहे थे। ये उसकी स्नो ड्रैगन कैवलरी थी, एक ऐसा ग्रुप जिसने 10 साल लाशों के ढेरों के बीच रेंगकर बिताए थे और जो सिर्फ केलेब को पहचानता था, एम्परर को नहीं। जेकब केलेब का वॉरहॉर्स आगे लेकर आया। वो घोड़ा स्याही जितना काला था, बस उसके चारों हूफ्स बर्फ जैसे सफेद थे। जैकब ने पूछा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी जिसे वो छिपा नहीं पा रहा था। उसकी एक बची हुई आंख आग की तरह जल रही थी। शहर में हफ्तों से हो रहे अन्याय देखने के बाद वो इस आग के भड़कने का इंतजार कर रहा था। केलेब फुर्ती से सैडल पर चढ़ गया। उसने नॉर्थ विंड ब्लेड हाथ में पकड़ी और उसकी जानी पहचानी बर्फीली ठंड महसूस की।
जेकब को सीधे जवाब देने के बजाय वो 3,000 राइडर्स के सामने जाकर रुक गया और उनकी तरफ मुड़ा। उसने उनके चेहरों को देखा। कुछ पुराने थे, कुछ नए, लेकिन सब लॉयल थे। कुछ उसके साथ तब से थे जब वो सिर्फ 15 साल का था और अब उनकी घनी दाढ़ियां थीं, जबकि कुछ नए रिक्रूट्स थे जिनके चेहरे जवान थे लेकिन नजरें वेटरन्स जितनी कठोर थीं। सब उसकी तरफ देख रहे थे, उसके बोलने का इंतजार करते हुए। उसने गला साफ किया और उसकी आवाज पूरी वैली में गूंज उठी। उसने अपने ब्रदर्स से कहा कि वो जानता है वो सब दबे हुए गुस्से में जी रहे हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि जिस शहर की उन्होंने 10 साल रक्षा की उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया, और जिन लोगों की उन्होंने रक्षा की उन्हीं की वजह से उनके साथी सोल्जर्स को जानवरों की तरह काट दिया गया। उसके शब्द इतने भारी थे कि जैसे आसमान के बादलों तक को हिला दें। उसने अपने आदमियों की तरफ सिर हिलाकर उनके दर्द और उस आग को स्वीकार किया जो इतने समय से उनके अंदर जल रही थी। लेकिन उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, वो एम्परर या करप्ट कोर्ट के लिए वापस नहीं जा रहे। 10 साल पहले एम्पायर ने उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया था और 10 साल बाद उन्होंने सोल्जर्स के खून से खरीदी गई मिलिट्री ऑनर्स छीनकर एक कावर्ड को दे दी। उसने अपने आदमियों से पूछा कि कैपिटल की नजर में वो क्या है, ऐसे डॉग्स जिन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। केलेब ने ऐलान किया कि वो अब कुत्ता बनकर नहीं रहेगा और सोल्जर्स ने दहाड़ते हुए उसकी बात का जवाब दिया। उन्हें कैपिटल के लॉर्ड से तंग आ चुके थे। अब बदलाव का समय था। सोल्जर्स की इमोशंस पूरी तरह भड़क उठी। वो गालियां देने लगे और सालों से दबा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने लगे। तभी केलेब ने हाथ उठाकर नीचे दबाया, साइलेंस का सिग्नल देते हुए, और पूरी वैली तुरंत फिर शांत हो गई। उसने कहा कि वो सिर्फ 3 चीजों के लिए लौट रहे हैं। पहली, रिवेंज। उसने कहा कि वो इन्वेडर्स के खून से उन 8,600 ब्रदर्स की आत्माओं को शांत करेंगे जिन्हें उन्होंने खो दिया। दूसरी, अपनी फैमिलीज और उन लोगों को बचाने के लिए जो अभी भी उन्हें गार्डियंस मानते हैं। फिर वो एक पल के लिए रुका और उसकी नजर भीड़ में हर चेहरे पर घूमी। हर शब्द को भारी बनाते हुए उसने कहा कि वो वापस लेने जा रहे हैं जो उनका है। ये शहर उनकी ब्लेड्स ने जीता था, ये जमीन उनके खून से सींची गई थी, अब ये केलेब की है, और बिल्कुल भी उस कमजोर एम्परर की नहीं जो कैपिटल में बैठा है। उसकी आवाज धीमी पड़ते ही पूरी वैली मौत जैसी खामोशी में डूब गई। फिर अचानक वो साइलेंस पहले से 10 गुना ज्यादा जोरदार चीयर्स से टूट गया। सोल्जर्स चिल्लाने लगे कि शहर उनका है और उनकी जिंदगी केलेब की है, और उसी पल साफ हो गया कि ये आर्मी अब सच में उसकी बन चुकी है। वो अब एम्पायर के टूल्स नहीं थे, वो ऐसी ताकत बन चुके थे जो पूरी दुनिया पलट सकती थी। बिना एक और बेकार शब्द बोले केलेब ने अपना घोड़ा मोड़ा और अपनी लंबी ब्लेड आगे की तरफ तान दी, उस पास की तरफ जिसे ब्लैक विंड गैप कहा जाता था। सच कहें तो शहर पर सीधा हमला करना बेवकूफी होती, और केलेब बहुत चीजें हो सकता है लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। गहरी रात की आड़ में वो मेन सिटी से बचकर निकलता है। अगर वो 30,000 इन्वेडर्स सिर्फ सुअरों का झुंड भी होते तब भी उन सबको काटते काटते आदमी की बाहें सुन्न हो जाती। लेकिन ये तो वो भेड़िए हैं जो 10 साल से भूखे बैठे हैं। उनसे सीधे भिड़ना सबसे घटिया स्ट्रेटेजी होती। उसकी प्लान कहीं ज्यादा सर्जिकल थी। पहले उनके दांत तोड़ो, फिर उनके पंजे काटो, और आखिर में जब वो सबसे कमजोर हों तब उनका गला चीर दो। ब्लैक विंड गैप दुश्मन की सप्लाईज आने का इकलौता रास्ता था। 30,000 आदमी और उनके घोड़ों को खिलाने के लिए हर दिन अनाज की खपत किसी आसमान छूते आंकड़े जैसी थी। शहर के अंदर मौजूद सप्लाईज ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी, इसलिए उनकी सप्लाई लाइन काटना मतलब उनकी लाइफ ब्लड का गला घोंटना था। केलेब चाहता था कि दुश्मन कमांडर और उसके 30,000 राइडर्स को पता चल जाए कि उत्तर का नाइटमेयर वापस लौट आया है। आज के बाद इस जमीन की डार्कनेस सिर्फ उसी की होगी। उधर हम वापस प्रिंसेस लूना की तरफ आते हैं, जो अभी अभी पहाड़ के नीचे अपने कैंप में लौटी थी। वो पूरी तरह ह्यूमिलेटेड और खोई हुई लग रही थी। उसकी एक ट्रस्टेड अटेंडेंट सावधानी से उसके पास आई और पूछा कि महान केलेब ने क्या कहा। लूना का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ बेकाबू कांप रहे थे। हर बार जब उसे उसकी मॉकिंग आईज और वो शब्द याद आते कि वो टू टेंटेड है, उसके दिल में तेज दर्द उठता। एक ऐसी ह्यूमिलेशन की लहर उस पर टूट पड़ी जैसी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वो हकलाते हुए बोली कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अटेंडेंट शॉक में आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतनी नोबल लेडी को ठुकरा सकता है। वो डिसबिलीफ में चीख पड़ी और पूछने लगी कि क्या केलेब पागल हो गया है। उसने तुरंत कैपिटल लौटने की सलाह दी, लेकिन लून जैसे किसी ट्रांस से जागी। उसने अटेंडेंट का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नेल्स स्किन में धंस गए। वो जानती थी कि वो अभी वापस नहीं जा सकता। अंदर ही अंदर उसे डर था कि अगर एम्परर को पता चल गया कि वो फेल हो गई तो उसका अंत तय है। तभी अचानक एक गार्ड भागता हुआ उनकी तरफ आया, जल्दी में लगभग गिरते हुए। उसने हांफते हुए बताया कि पहाड़ पर मौजूद रेबल्स मूव कर चुके हैं। लूना तुरंत स्लोप की तरफ मुड़ी। उसने देखा कि पहले जो टिमटिमाती आगें दिख रही थीं, वो सब बुझ चुकी थीं। अब पूरा पहाड़ पिच ब्लैक अंधेरे और मौत जैसी खामोशी में डूबा था। उसने घबराकर पूछा, वो लोग कहाँ गए?
गार्ड कांपते हुए बोला कि पूरी आर्मी का विशाल साया भूतों की लेजियन की तरह उत्तर की तरफ बढ़ गया। उनकी मार्च का प्रेशर ही टेरिफाइंग था। जैसे ही नॉर्थ शब्द उसके दिमाग में गूंजा, लूना को एहसास हुआ कि वही दिशा कब्जाए गए शहर और इन्वेडिंग आर्मी की है। वो सोचने लगी कि अगर उसने गवर्नमेंट का ऑफर ठुकरा दिया तो फिर वो लड़ने क्यों जा रहा है। तभी बिजली की तरह एक ख्याल उसके दिमाग में गिरा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो ये सब कोर्ट के लिए नहीं कर रहा, ना ही उसके लिए, वो ये सब अपने लिए कर रहा है। वो अपनी छीनी हुई हर चीज वापस लेने जा रहा है। लूना कीचड़ में गिर पड़ी और होपलेस होकर उत्तर के गहरे अंधेरे को घूरने लगी। उसे एहसास हो गया कि चीजें पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। जो आदमी कभी जंजीरों से बंधा शिकारी कुत्ता था, वो अब आजाद हो चुका है और अब वो पहाड़ से नीचे ऐसी वाइल्ड फायर बनकर उतर रहा है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी। अब हमारी नजर शहर के कमांडर मैनर पर जाती है, जो कभी केलेब का घर हुआ करता था, लेकिन अब दुश्मन लीडर खान का पैलेस बन चुका है। मेन हॉल के अंदर शराब की बदबू और म्यूजिक की आवाज भरी हुई थी। खान जोर जोर से हंस रहा था और फर्मेंटेड मिल्क के कप पर कप गले में उड़ेल रहा था। वो बेहद रेडियंट और विक्टोरियस लग रहा था। वो चिल्लाया कि ये पत्थर के शहर मैदानों के टेंट से कहीं ज्यादा आरामदायक हैं। नीचे बैठा एक वन आई ट्राइबल चीफ ग्लास उठाकर उसकी चापलूसी करने लगा। उसने कहा कि ये सब खान की डिवाइन पावर की वजह से हुआ है। आखिरकार गॉड ऑफ वॉर केलेब जा चुका है। चीफ हंसते हुए बोला कि केलेब के बिना नॉर्दर्न कैवलरी सिर्फ भेड़ें हैं जो कटने का इंतजार कर रही हैं। खान लंबा घूंट भरते हुए डींगे मारने लगा कि उत्तर का तथाकथित किंग असल में सिर्फ एक बुचर था। उसने ये भी कहा कि केलेब का भाई, जिसे इंपीरियल जनरल कहा जाता था, अब उसका कुत्ता बन चुका है। एक क्रूल ग्रीन के साथ उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि उसके जनरल डॉग को बाहर लाया जाए ताकि मौजूद चीफ्स का मनोरंजन हो सके। कुछ देर बाद 2 सोल्जर्स हॉल में घुसे, हंसते हुए एक आदमी को भारी आयरन चेन से घसीटते हुए। वो ऐसा नजारा था जिस पर किसी और हालात में यकीन करना मुश्किल होता। वो आदमी पूरी तरह नंगा था। उसके शरीर पर फुटप्रिंट्स और विप मार्क्स भरे हुए थे। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे उलझे हुए थे और चेहरा गंदगी से सना था। वो कोई और नहीं बल्कि केलेब का अपना भाई मार्कस था। बिना किसी आदेश के जैसे ही उसे अंदर घसीटा गया, मार्कस इंस्टिंक्टिवली चारों हाथ पैरों पर गिर पड़ा। एक घिनौनी हल्की सी स्माइल के साथ वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। उसकी वो चापलूस हरकत इतनी पैथेटिक थी कि वहां बैठे सारे ट्राइबल चीफ्स जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे कि यह खास हाउंड कितना अच्छी तरह ट्रेंड है, यहां तक कि असली कुत्तों से भी ज्यादा डॉग जैसा बिहेव करता है। खान, जो इस चापलूसी का मजा ले रहा था, आधी खाई हुई मटन बोन फर्श पर फेंक देता है। वो हड्डी सीधे मार्कस के सामने गिरती है और उसे अपना रिवॉर्ड एंजॉय करने को कहा जाता है। मार्कस की आंखें चमक उठती हैं और वो भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है। वो हड्डी को मुंह में ठूंस लेता है और उससे चिपकी मिट्टी तक निगल जाता है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और जिंदा रहने के लिए वो हड्डी से भी बदतर चीजें खा लेता। मार्कस को इस हालत में देखकर खान के अंदर घमंड की एक जबरदस्त लहर उठती है, लेकिन तभी वो जश्न अचानक रुक जाता है। बाहर से एक स्काउट भागता हुआ अंदर आता है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह घबराया हुआ दिख रहा था। सच कहें तो उसके चेहरे का हाल ही इतना काफी था कि कमरे की सारी हंसी तुरंत गायब हो गई। खान के चेहरे से भी मुस्कान उड़ गई। वो झुंझलाकर पूछता है, क्या आसमान टूट पड़ा है? स्काउट हकलाते हुए बताता है कि ब्लैक विंड गैप पर उनकी पूरी सप्लाई कन्वॉय पर हमला हुआ और उसे लूट लिया गया। खान अचानक खड़ा हो जाता है और अपनी गोद में बैठी औरतों को बेरहमी से धक्का देकर हटाता है। वो गरज कर पूछता है, क्या सच में सारी सप्लाईज खत्म हो गई और क्या कोई सर्वाइवर बचकर निकल पाया? स्काउट जवाब देता है कि एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। खान की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसके शरीर से खतरनाक ओरा निकलने लगता है। वो पूछता है, क्या मौके पर कुछ मिला? स्काउट जल्दी से अपने रोब से एक चीज निकालकर सबको दिखाता है। वो बताता है कि ये एक कैप्टन की लाश से मिली थी। वो भेड़िए के दांत से बना एक बैज था जिस पर उड़ते हुए ड्रैगन की आकृति बनी थी, महान स्नो ड्रैगन फ्लैग का सिंबल। जैसे ही वो बैज सामने आता है, हॉल में बैठे हर चीफ की हंसी तुरंत रुक जाती है। उसके बाद ऐसी भारी साइलेंस छा जाती है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। जो माहौल कुछ पल पहले शोर से भरा था, वो अचानक बर्फ जैसी ठंड में बदल गया। वन आइड चीफ की आवाज कांपने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो धीरे से केलेब का नाम फुसफुसाता है। वो नाम किसी कर्ज की तरह काम करता है। वहां मौजूद हर इन्वेडर के दिल में आदिम डर भर जाता है। 10 साल तक वो लोग उसी नाम के दबाव में जिए थे और उन्हें सच में लगा था कि गॉड ऑफ वॉर आखिरकार चला गया। उन्हें लगा था अब वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अब ये बैज ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सिर पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। वो वापस आ चुका था। खान का चेहरा बेहद ग्रिम हो जाता है। वो बैज छीनकर इतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी हाथों की नसें उभर आती हैं। वो गुर्राते हुए कहता है कि यह नामुमकिन है। उसे याद दिलाता है कि एम्परर ने केलेब को एक्साइल कर दिया था। उसके हिसाब से केलेब अब बस एक आवारा कुत्ता होना चाहिए। अब वो सोचता है कि केलेब में वापस आने की हिम्मत आई कहां से, लेकिन उसकी बातों के बावजूद अंदर से वो पैनिक में था।
वो सबसे बेहतर जानता था कि केलेब सिर्फ इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, एक पागल आदमी जो उनके नाइटमेयर्स में घूमता है। एक चीफ सावधानी से कहता है कि शायद ये सिर्फ उसके पुराने सबॉर्डिनेट्स हों जो उसका नाम इस्तेमाल करके उन्हें डराना चाहते हों। खान इस बात को डूबते आदमी की तरह पकड़ लेता है। वो सहमत होता है कि शायद केलेब बिना आर्मी वाला कमांडर है। उसके हिसाब से केलेब के पास ज्यादा से ज्यादा 100 सोल्जर्स होंगे और इसीलिए ये बस एक डेस्परेट ब्लफ है। वो खुद को समझाता है कि केलेब सिर्फ उन्हें डराकर पीछे हटाना चाहता है। जैसे जैसे उसका डर कम होता है, उसका घमंड वापस लौटने लगता है। वो जोर से आदेश देता है 5000 वुल्फ राइडर्स को ब्लैक विंड गैप भेजा जाए ताकि पास के हर इंच की तलाशी ली जा सके। वो उस कावड़ को ढूंढना चाहता था ताकि उसके टुकड़े टुकड़े कर सके। उसे लगता था ये बस छोटा सा रिवेंज मिशन है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कुछ बचे खुचे सोल्जर्स नहीं बल्कि नर्क की गहराइयों से उठे 3000 गुस्सैल ड्रैगन्स खड़े हैं। उधर मार्कस अब भी फर्श पर दुबका हुआ ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगीं। उसे एहसास हो गया कि केलेब वापस आ चुका है, जबकि उन्होंने ऑफिशियली फैमिली टाइज तोड़ने वाले पेपर्स पर साइन किए थे। उसी पल मार्कस के अंदर जलन और रिजेंटमेंट की भयानक लहर उठती है। वो सोचता है केलेब जहां भी जाता है तूफान क्यों खड़ा कर देता है। उसका सिर्फ नाम ही इन खून के प्यासे इन्वेडर्स को क्यों डरा देता है। फिर वो खुद को देखता है, एक ऐसा आदमी जिसे खाने के टुकड़ों के लिए कुत्ते की तरह रेंगना पड़ रहा है और उसके मुंह की मिट्टी से भी ज्यादा कड़वा उसका अपमान लग रहा था। वो तय करता है कि वो पूरी जिंदगी पालतू जानवर बनकर नहीं रहेगा और तभी उसके दिमाग में एक घटिया प्लान जन्म लेने लगता है। उसे अपने नए मास्टर के सामने लॉयल्टी साबित करने का मौका दिखता है क्योंकि वो केलेब की कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है। वो रेंगते हुए खान के पैरों तक जाता है और अपना सिर उसके बूट से रगड़ता है। झूठी ह्यूमिलिटी से भरी आवाज में वो खान को महान कहता है और दावा करता है कि उसे रेबेल केलेब के सीक्रेट्स पता हैं। खान उसे सिर्फ घृणा से देखता है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में पूछता है कि यह पैथेटिक आदमी क्या कहना चाहता है। मार्कस की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि केलेब बहुत एरोगेंट आदमी है और जरूर बहुत कम ट्रूप्स लेकर लौटा होगा। उसके मुताबिक केलेब सिर्फ स्नीक अटैक्स करके अपना प्रेस्टीज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी कहता है कि केलेब को हमेशा संकरी और खतरनाक वैलीज में ट्रैप्स लगाने का शौक रहा है। मार्कस आगे बताता है कि उसे पास में एक जगह पता है जिसे नैरो हेवन पास कहते हैं, जहां दोनों तरफ ऊंची क्लिफ्स हैं और बीच में सिर्फ पतला रास्ता। वो दावा करता है कि केलेब को ऐसी टेरेन बहुत पसंद है और सुझाव देता है कि खान वहां आर्चर्स छिपाकर एम्बुश लगाए। वो भरोसा दिलाता है कि जैसे ही केलेब अंदर आएगा एरोज की बारिश से बच नहीं पाएगा। मार्कस इतनी एक्साइटमेंट से बोल रहा था जैसे वो पहले ही केलेब की बॉडी को एरोज से छलनी देख चुका हो। उसे लगता था कि वो अपनी जान खरीद रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये ब्रिलियंट प्लान असल में केलेब को ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी की तरफ धकेल रहा है जिसकी कल्पना केलेब ने खुद भी नहीं की थी। वो आदेश देता है कि जनरल साइलस की कमांड में 5000 और आदमी नैरो हेवन पास में एम्बुश लगाने भेजे जाएं। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या केलेब सच में वो अजय लेजेंड है जिससे हर कोई डरता है। नीचे जमीन पर रेंगते मार्कस को देखकर खान एक रेयर ठंडी मुस्कान देता है। वो कुत्ते से कहता है कि शायद वो सच में काम का साबित हो सकता है। वो वादा करता है कि अगर केलेब पकड़ा गया तो मार्कस को रैंक और ऐशोराम की जिंदगी दी जाएगी। एक्साइटमेंट से कांपता हुआ मार्कस पागलों की तरह भौंकना शुरू कर देता है। वो अपना सिर फर्श पर इतनी जोर से मारता है कि खून निकल आता है और कसम खाता है कि वो खान की सेवा किसी बोझा ढोने वाले जानवर की तरह करेगा। उसे लग रहा था उसके गोल्डन डेज वापस आने वाले हैं। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये आइडिया देकर उसने खुद अपने और इन्वेडर्स के लिए एक विशाल कब्र खोद दी है। उधर ब्लैकविंड गैप में भारी खामोशी छाई हुई थी। हवा में खून की मेटेलिक स्मेल और धुएं की तीखी बदबू घुली हुई थी। 300 से ज्यादा दुश्मनों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। ज्यादातर एक ही प्रिसाइज वार में मारे गए थे। उनके चेहरे प्योर टेरर में जमे हुए थे। सारी सप्लाई वैगन्स जलकर कोयला बन चुकी थीं। केलेब अपने घोड़े पर बैठा ये सब ठंडी और डिटैच्ड नजरों से देख रहा था। सच कहें तो इतनी छोटी विक्ट्री उसके बड़े प्लेन के लिए बस एपेटाइजर जैसी थी। क्लीनअप संभाल रहा एक सेंट्यूरियन उसके पास रिपोर्ट देने आता है कि कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं छोड़ा गया। उसका नाम लियो था, एक पुराना वेटरन जिसके बाएं गाल पर लंबा स्कार था जो उसे और खतरनाक लुक देता था। केलेब सिर हिलाकर पूछता है कि उनके अपने लोगों को कोई नुकसान हुआ क्या। लियो हल्की डिस्डेन के साथ बताता है कि सिर्फ 3 लोगों को मामूली स्क्रैचेस आए। इन्वेडर्स इतने अचानक अटैक में फंसे कि रिएक्ट करने से पहले ही टूट गए। ये एक्सपेक्टेड था। सालों में केलेब ने उनके अंदर इतना डर बैठा दिया था कि उनके स्काउट्स बॉर्डर के 30 माइल अंदर आने की भी हिम्मत नहीं करते थे। केलेब के जाने के बाद उन्हें लगा दुनिया शांत हो गई है और उन्होंने अपनी गार्ड पूरी तरह गिरा दी। बिना प्रॉपर स्काउट्स के सप्लाई कन्वॉय भेजना प्रैक्टिकली खुद मौत को बुलाना था। लियो फिर पूछता है अगला कदम क्या होगा। जेकब आगे घोड़ा बढ़ाकर पूछता है क्या उन्हें यहीं वेट करना चाहिए। केलेब सिर हिलाकर एनिमी सिटी की तरफ देखता है। वो जानता था खान पूरा बेवकूफ नहीं है
और जरूर बड़ी फोर्स भेजेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो लोग एक जगह नहीं रुक सकते। उसका गोल कोई नॉर्मल पोजिशनल बैटल नहीं था। उसका असली मकसद था दुश्मनों को इतना दौड़ाना कि वो पूरी तरह थक जाए, उन्हें एक पल की भी शांति ना मिले जब तक वो डर और भूख से टूट ना जाए। वो खुद को शैडोज में छिपे भेड़िए की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, जो बार बार काटे, दुश्मन को खून से खाली कर दे, लेकिन खुद कभी हाथ ना आए। केलेब आदेश देता है कि आर्मी को 300-300 के 10 यूनिट्स में बांट दिया जाए, जो ब्लैकविंड गैप से अलग अलग दिशाओं में फैल जाए। वो उन्हें निर्देश देता है कि मेन एनिमी फोर्स से बचें और पूरा फोकस स्क्वाड्स और सप्लाई लाइंस खत्म करने पर रखें। उन्हें तेजी से हमला करना है और फाइट में कभी ज्यादा देर नहीं रुकना। हर रात उन्हें माउंटेन्स में तैयार हिडन केव्स और सीक्रेट पाथ्स में रिलोकेट होना होगा। वो चाहता था कि ये 100 मील का टेरेन ऐसी फोरबिडन जोन बन जाए जहां हर कदम पर इन्वेडर्स को लगे जैसे वो लैंडमाइन पर चल रहे हों। जैकब और बाकी कमांडर्स की आंखें एक्साइटमेंट से भर उठती हैं। यही वो वॉरफेयर थी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। सालों पहले केलेब ने यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सिर्फ 3000 राइडर्स से 3 लाख की आर्मी को 3 महीने तक रोक दिया था और आखिर में उन्हें तोड़ दिया था। अब हिस्ट्री बस खुद को दोहरा रही थी। केलेब एक और आदेश जोड़ता है, उन्हें पूरी तरह रूथलेस होना होगा। कोई सर्वाइवर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हर स्कर्मिश के बाद उन्हें सबसे साफ दिखने वाली जगह पर ड्रैगन क्रेस्ट बैज छोड़ना होगा। वो चाहता था कि खान को बिल्कुल पता चले उसके आदमी कौन मार रहा है। वो चाहता था कि हर सुबह आंख खुलते ही खान सबसे पहले उसी का नाम सोचे। उन ऑर्डर्स तेजी से भेज दिए जाते हैं और 3000 राइडर्स रोलिंग माउंटेन्स के अंधेरे में स्याही की बूंदों की तरह गायब होने लगते हैं। फिर केलेब जैकब और कुछ दर्जन एलीट गार्ड्स को लेकर दूसरी दिशा में निकल पड़ता है, ऐसी जगह की तरफ जहां उसका भाई कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो जाएगा। अगली सुबह की रोशनी फैलने तक 50 आदमियों की स्काउट टीम सावधानी से एक संकरे माउंटेन पाथ पर आगे बढ़ रही थी। वो खान द्वारा केलेब को ढूंढने भेजी गई मैसिव सर्च पार्टी का हिस्सा थे। उनका लीडर, एक सेंचुरियन, चारों तरफ एक्सट्रीम विजिलेंस से नजर दौड़ा रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि झाड़ियों के अंदर से कई आंखें उसे देख रही हैं। पिछली रात ब्लैकविंड गैप के मैसेक्रे की खबर पूरी आर्मी में फैल चुकी थी। हर कोई जान चुका था कि गॉड ऑफ वॉर वापस आ गया है। सेंटूरियन अपने आदमियों पर चिल्लाकर उन्हें अलर्ट रहने को कहता है। वो धीमी आवाज में चेतावनी देता है कि केलेब को ऐसी टेरेन में अपने डेडली ट्रिक्स खेलने का बहुत शौक है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसे अचानक अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। वो इंस्टिंक्टिवली हाथ ऊपर ले गया, लेकिन उसकी उंगलियां गर्म और चिपचिपे खून को छूती हैं। नीचे देखने पर उसने अपनी चेस्ट में ढसा काला एरो देखा, जिसकी नोक ताजे खून से चमक रही थी। वो बोलने की कोशिश करता है, चीखने की या शायद प्रार्थना करने की, लेकिन उसके गले से सिर्फ गीली घरघराहट निकलती है और अगले ही पल वो घोड़े से सीधा नीचे गिर पड़ता है। तभी उसके सोल्जर्स पैनिक में अपनी कर्व्ड ब्लेड्स निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घने जंगलों से घिरे उस पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ से अचानक मौत की आवाज गूंजी। अनगिनत तीर तूफानी बारिश की तरह बरस पड़े और हवा चीखों से भर गई। उन स्काउट्स को अपने दुश्मन की परछाई तक नहीं दिखी। उससे पहले ही वो इंसानी पिनकुशन बन चुके थे। 10 सांसों से भी कम वक्त में पूरी झड़प खत्म हो गई। साफ, तेज और परफेक्टली एग्जीक्यूटेड काम। काले कपड़ों में ड्रैगन कैवलरी के दर्जनों सैनिक, जिनके चेहरे वुरपेंट से ढके थे, जंगल से बाहर निकले। वो प्रैक्टिस्ड प्रिसीजन के साथ लाशों को चेक करने लगे और जो अभी जिंदा थे उन्हें आखिरी वार देकर खत्म कर दिया। आखिर में उन्होंने सेंटूरियन की छाती पर एक ड्रैगन क्रेस्ट बैज टांग दिया, अपनी डरावनी पहचान छोड़ते हुए। फिर वो भूतों की तरह वापस जंगल में गायब हो गए। पूरा दिन यही मंजर अलग अलग जगहों और अलग अलग वक्त पर दोहराया गया। खान ने जो स्काउट पार्टीज भेजी थी, वो एक एक करके नॉर्थ रिज के विशाल पहाड़ों में ऐसे गायब होती गईं, जैसे किसी अथाह समंदर में पत्थर फेंक दिया गया हो। जब ये रिपोर्ट्स आखिरकार खान तक पहुंची, साथ में खून से सने ड्रैगन क्रेस्ट बैजेस का ढेर भी था। महान खान का चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे उससे स्याही टपकने वाली हो। सच कहें तो उसकी लेजेंडरी पेशेंस अब टूटने के किनारे पर थी। वो अपने कमांडर्स पर दहाड़ा, उन्हें निकम्मा कहकर जिंदा जलाने की धमकी देने लगा। उसने पूछा, आखिर केलेब के पास कितने आदमी हैं? क्या वो आदमी सच में उड़ सकता है या जमीन में गायब हो जाता है? सारे ट्राइबल लीडर्स चुपचाप जमे बैठे रहे। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि डर प्लेग की तरह फैल चुका था। अंदर ही अंदर वो जानते थे कि अदृश्य दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी विशाल इनविजिबल वेब में फंस चुके हों और केलेब उस वेब का शिकारी हो, जो अंधेरे में छुपकर सही वक्त पर जाल कसने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण आई। एक मैसेंजर हांफता हुआ अंदर घुसा। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। उसने बताया कि जनरल सिलस ने आखिरकार केलेब का ट्रेल ढूंढ लिया है। खान तुरंत अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शिकारी जैसी भूख चमक उठी। उसने पूछा, वो लेजेंड आखिर छुपा कहाँ है? मैसेंजर ने बताया कि डॉग मार्कस की जानकारी के आधार पर साइलस ने कई 100 आदमियों की एक यूनिट को नैरो हेवन पास की तरफ बढ़ते देखा है। साइलस पहले ही शॉर्टकट लेकर ऊपर की क्लिफ्स पर एम्बुश लगाने पहुंच चुका है
उसने खान को भरोसा दिलाया कि केलेब सीधे जाल में चलकर आ रहा है। खान ने लगातार 3 बार गुड चिल्लाया। उसके चेहरे का अंधेरा अब एक क्रूर मुस्कान में बदल चुका था। उसने आदेश दिया कि साइलस जल्दी ट्रैप एक्टिवेट न करे। वो खुद वहां पहुंचना चाहता था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि वो अजेल एजेंट आखिर कैसे टूटकर खून में लथपथ होता है। उसने अपने जनरल्स को आदमियों को तैयार करने का आदेश दिया और वादा किया कि जैसे ही केलेब मरेगा वो दक्षिण की तरफ मार्च करेंगे, कैपिटल को लूटेंगे, एम्परर को पकड़ेंगे और प्रिंसेसेस को अपने लिए छीन लेंगे। टेंट फिर से इन्वेडर्स की भूखी हुआ से गूंज उठा, जिन्हें सच में लग रहा था कि जीत अब उनके हाथ में है। उधर केलेब एक ऊंची चोटी पर जेकब के साथ खड़ा टेलीस्कोप से दुश्मन की सेना को देख रहा था, जो एक विशाल पाइथन की तरह आगे बढ़ रही थी। जेकब ने उस भारी फौज को नैरो हेवन पास की तरफ जाते देखा और पूछा, क्या दुश्मन सच में इस ट्रैप में फंस गया? केलेब बस हल्का सा मुस्कुराया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सच तो यह था कि प्लान उसकी उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहा था। जेकब ने पूछा, केलेब को कैसे पता था कि मार्कस ठीक इसी तरह उन्हें बिट्रे करेगा? केलेब ने टेलीस्कोप नीचे किया। उसका चेहरा शांत और पूरी तरह बेजान था। उसने कहा कि उसका प्यारा भाई हमेशा खुद को बहुत चालाक समझता था। मार्कस को लगता था कि वो केलेब के दिमाग को समझता है, लेकिन असल में केलेब उसी घमंड को उसके खिलाफ हथियार बना रहा था। जो सैकड़ों आदमियों की आर्मी इस वक्त पास की तरफ बढ़ रही थी, वो असल में सिर्फ कुछ बूढ़े कमजोर घोड़े और भूसे के पुतले थे। कुछ वेटरन सोल्जर्स उन्हें दूर से हाँक रहे थे ताकि मछली खुद चलकर उस स्लॉटर हाउस में पहुंचे जो केलेब ने नैरो हेवन पास में बड़ी बारीकी से तैयार किया था। जेकब ने याद दिलाया कि साइलस के पास लगभग 10,000 आदमी हैं और अगर खान भी वहां पहुंच गया तो दुश्मन की ताकत 20,000 हो जाएगी। वो साफ परेशान था। उसने कहा उनके पास सिर्फ 3,000 राइडर्स हैं, जबकि सामने 20,000 की सेना हो। ये तो सीधा सुसाइडल डिफरेंस है। केलेब ने टेलीस्कोप समेटा और उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने जेकब से कहा कि उसने कभी भी फेयर बैटल लड़ने का इरादा नहीं किया था। फिर उसने आदमियों को वो ग्रैंड गिफ्ट तैयार करने का आदेश दिया जो उन्होंने पहले से रेडी कर रखा था। जैसे ही खान की पूरी सेना नैरो हेवन पास के अंदर फंस जाएगी, वो अपना असली ट्रैप एक्टिवेट करेंगे। उसका इरादा था कि आज के बाद उस पास का नाम बदलकर 10,000 मैन ग्रेव रख दिया जाए। उधर खान जिस चीज को अपनी शानदार जीत समझकर उसकी तरफ दौड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस लूना की जिंदगी हर दिन और ज्यादा दर्दनाक होती जा रही थी। वो कैपिटल लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इतनी बेइज्जती और नाकामी के बाद खाली हाथ वापस जाने के नतीजे सोचकर ही उसका दिल कांप जाता था। उसे एम्परर के भयानक गुस्से की कल्पना तक से डर लग रहा था। नॉर्थ रिज गिर चुका था, कैपिटल पैनिक में था और जो प्रिंसेस अपना मिशन फेल कर दे वो पूरे रॉयल कोर्ट की लाफिंग स्टॉक बन जाती। इसलिए वो और उसका छोटा एस्कॉर्ट पास से कुछ दर्जन मील दूर एक टूटी फूटी पोस्ट हाउस में छुपे हुए थे। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने सारे स्काउट्स भेज दिए थे ताकि केलेब का कोई भी निशान मिल सके, लेकिन जब रिपोर्ट्स वापस आईं कि उसने ब्लैक विंड गैप जला दिया, दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट दी और सिर्फ एक दिन में दर्जनों इलीट स्काउट पार्टीज का सफाया कर दिया, तो लूना पूरी तरह स्टंड रह गई। शौक, कंफ्यूजन और एक बहुत छोटी सी सीक्रेट खुशी जिसे वो खुद से भी मानने को तैयार नहीं थी, उसके अंदर उमड़ने लगी। उसने अपने गार्ड कैप्टन को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या उसने सच में कैंपेन शुरू कर दिया? आखिर उसने अपनी आंखों से केलेब को मिशन ठुकराते देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो ये सब क्यों कर रहा है। कैप्टन बस कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला पाया। उसने माना कि उसे भी नहीं पता। हालात देखकर तो यही लग रहा था कि केलेब किसी पर्डन के पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले ही 3 लाख इन्वेडर्स से लड़ने निकल पड़ा हो। वो पागल आदमी है, लूना ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन किसी वजह से उसी पागल आदमी की छवि उसके दिमाग में और भी बड़ी और साफ होती जा रही थी। उसे कैंपफायर के पास बैठा वो आदमी याद आया जिसने ठंडे चेहरे से कहा था कि वो उसके लायक भी नहीं है। वो आदमी जिसे उसने हमेशा एक गंवार बचर समझा था, वही असल में पूरे एम्पायर को संभाले हुए था। वही आदमी जिसने 10 साल तक अकेले नॉर्दर्न डिफेंस को जिंदा रखा और आखिर में उसी एम्पायर ने उसे छोड़ दिया जिसकी वो रक्षा करता था। फिर भी एम्पायर के सबसे अंधेरे वक्त में सबसे पहले उसी ने खड़े होकर खून से भरी जंग का ऐलान किया। दूसरी तरफ मार्कस था, जो इस वक्त खान के पैरों में दुम हिलाता हुआ एक कुत्ते की तरह पड़ा था। दोनों भाइयों के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा था। पछतावा धीरे धीरे जहरीले सांप की तरह लून के दिल को काटने लगा। काश वो इतनी घमंडी ना होती, काश रॉयल फैमिली इतनी शॉर्ट साइटेड ना होती, काश फैमिली की मेन ब्रांच इतनी लालची ना होती। अगर चीजें अलग होती तो आज वो केलेब के साथ खड़ी होती, उसकी ग्लोरी शेयर कर रही होती। नहीं, मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। लूना अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लगभग पागलों जैसी जिद चमक रही थी। उसने खुद को समझाया कि अगर केलेब इन्वेडर्स से लड़ने को तैयार है तो इसका मतलब वो अभी भी एम्पायर और लोगों की परवाह करता है। वो बस रिजेंटमेंट में ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर वो उसे काफी सिंसियरिटी दिखा दे
तो शायद वो अपना फैसला बदल दे। अब वो एक डेस्परेट गैम्बलर बन चुकी थी जो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। गार्ड्स, उसने चिल्लाकर कहा, उन दो बूढ़ों को मेरे पास लाओ। जिन दो बूढ़ों की वो बात कर रही थी वो थे आर्थर और सैरा, जिन्हें केलेब सड़क पर छोड़ गया था और लूना के आदमियों ने उठा लिया था। पिछले कुछ दिन उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर रही थी। शारीरिक दर्द तो एक बात थी, लेकिन मानसिक टॉर्चर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जो लोग कभी पावरफुल मिनिस्टर और उसकी पत्नी थे, वो अब भिखारियों से भी बदतर हालत में पहुंच चुके थे। उनका प्यारा बेटा मार्कस अब इन्वेडर्स का खिलौना बन चुका था और उनका पूरा खानदान इंपीरियल डंजन में फेंक दिया गया था। और उनकी नजर में इस सब की वजह वही दूसरा बेटा था जिससे वो हमेशा नफरत करते थे। सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि अब वही केलेब पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन चुका था। यही बात उन्हें पागल करने के लिए काफी थी। जब सोल्जर्स उन्हें घसीटकर प्रिंसेस लूना के सामने लाए तो वो अपनी पुरानी शक्ल के सिर्फ खोखले खोल जैसे लग रहे थे। योर हाइनेस, आर्थर रोता हुआ घुटनों पर गिर पड़ा और अपने एकमात्र बचे हाथ से उसकी रोब पकड़ ली। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ उसने लूना से एक बार फिर केलेब के पास जाने की भीख मांगी। उसने अपनी फैमिली और मार्कस को बचाने की गुहार लगाई। सैरा भी जमीन पर पड़ी हिस्टेरिकली रो रही थी। वो कह रही थी कि केलेब सिर्फ गुस्से में ऐसा कर रहा है, अगर वो लोग झुककर माफी मांग लें तो उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। वो चीख चीख कर कह रही थी कि केलेब उसका खुद का खून है, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन दोनों दयनीय लेकिन घिनौने लोगों को देखकर लूना की आंखों में डिस्गस्ट की चमक आई, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास खेलने के लिए अब यही आखिरी कार्ड बचा है। इन्हें साथ लाओ, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसने अपने आदमियों को यह भी कहा कि एम्परर ने उसे जो भी गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी दी है सब कैरेजेस में भर दिया जाए। मूव आउट, उसने कहा। हम केलेब को ढूंढने जा रहे हैं। उसे सच में यकीन था कि फैमिली टाइज और दौलत का ये कॉम्बिनेशन केलेब को मना लेगा। उसे नहीं लगता था कि किसी आदमी का दिल सच में पत्थर का हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। जब उसका कैरेज प्रोसेशन पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था, तभी एक मोड़ पर पहुंचते ही उनका सामना सीधे एक आर्मी से हो गया। वो एक ऐसी फोर्स थी जो खून से लथपथ थी और जिसके चारों तरफ कत्लेअम की डरावनी ओनरा फैल रही थी। केलेब और उसकी 3000 ड्रैगन कैवलरी अभी रिग्रुप हुई थी। साफ दिख रहा था कि वो लोग अपना वार्म अप खत्म करके अब नैरो हेवन पास की तरफ बढ़ रहे थे, मेन इवेंट देखने के लिए। जब लूना की कैरेज को अचानक दर्जनों ठंडी काली स्पीयर्स ने रोक लिया तो डर से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से कर्टन हटाया और सामने इमोशनलेस चेहरों का समंदर देखा। उनकी आंखें भूखे भेड़ियों जैसी थीं और उन सबके ऊपर अपने घोड़े पर ऊंचा बैठा था केलेब। वो उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन था, जैसे उसका पेशेंस अब खत्म हो रहा हो। तुम फिर आ गई, उसने सपाट और अनइम्प्रेस्ड आवाज में पूछा। उसने सीधा पूछा कि क्या उसने पहले उसे दफा होने को नहीं कहा था, या फिर वो उसकी तलवार की धार टेस्ट करने इतनी ईगर थी। लूना इतनी डरी हुई थी कि उसे ठीक से एक सेंटेंस भी नहीं बन पा रहा था। राइडर्स के शरीर से आती ताजा खून की मेटालिक स्मेल से उसका पेट मचलने लगा। तभी एक आवाज गूंजी, केलेब, केलेब, मैं हूं तुम्हारा पिता। आर्थर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आवाज डेस्परेशन से टूट रही थी। सच कहें तो वो बेहद पैथेटिक लग रहा था, लेकिन केलेब ने पलक तक नहीं झपकाई। वो बस वहीं बैठा रहा, उन लोगों पर एक साइलेंट जज की तरह जिन्होंने कभी उसे निकाल फेंका था। उसी वक्त नॉर्थ रिज की ठंडी हवाएं फिर से जोर से गूंजने लगीं। मेरा बड़ा बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ है। केलेब उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो दो अजनबी हों जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं। फिर उसने कैरेज के अंदर बैठी पीली पड़ी लूना की तरफ नजर घुमाई। योर हाइनेस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो मुस्कान प्योर डार्क एम्यूजमेंट से भरी थी। तुम अपनी बॉटमलेस स्टूपिडिटी से सच में कभी सरप्राइज करना बंद नहीं करती। उसने पूछा। क्या उसे सच में लगा कि इन दो बूढ़े रेलिक्स को लाकर उसका दिल पिघल जाएगा, या फिर वो सोचती है कि ब्लड टाइज का इस्तेमाल करके वो उसकी इच्छा को कैद कर सकती है? लूना का शरीर हवा में कांपते पत्ते की तरह थरथराने लगा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केलेब ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी और तेज हो चुकी थी। वो उसे दिखाना चाहता था कि वो कितनी गलत है। उसने अपना घोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाया और कार्रिज के ऊपर मंडराने लगा। नीचे घुटनों पर बैठे उन बूढ़ों को उसने ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने हर शब्द को वजन देकर बोलना शुरू किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि जब वो 15 साल का था तब उन्होंने उसे नॉर्थ रिज में छोड़ दिया था और उसकी नजर में वो उसी दिन मर गया था। उसने साफ कहा कि अब उसका जैकब फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। उसने बस धीरे से अपनी उंगली गले पर फेर दी। उस इशारे का मतलब बिल्कुल साफ था। लूना को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने तुरंत कैरेज के कर्टन्स बंद कर दिए। चलो जल्दी, अभी वापस मुड़ो, वो रोती हुई आवाज में ड्राइवर पर चीखी। पूरा प्रोसेशन पैनिक में बिखर गया और वो लोग पूरी बेइज्जती के साथ वहां से भाग निकले। केलेब ने उनकी भागती पीठों को बिना किसी पिटी के देखा। उसकी नजर में वो बस मूर्ख लोग थे जो खुद को बहुत चालाक समझते थे।
उसने तुरंत नजरें हटा लीं। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो चुका था। उसने अपनी लंबी ब्लेड फिर आगे तानी और मेन इवेंट की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। यस जनरल। 3000 राइडर्स एक साथ गरजे। वो अबैंडन्ड कैरेज के पास से गड़गड़ाते हुए निकल गए और वो दो बूढ़े जमीन पर टूटे हुए सायों की तरह पड़े रह गए। कैवलरी तेजी से नैरो हेवन पास की तरफ बढ़ी। वो जगह अपने नाम के बिल्कुल लायक थी। एक बेहद पतली कैनियन जिसके दोनों तरफ सैकड़ों फीट ऊंची क्लिफ्स थीं और बीच का रास्ता इतना संकरा था कि मुश्किल से 3 घोड़े साथ निकल सके, यानी एम्बुश के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। और ठीक उसी वक्त दोनों क्लिफ्स पर 10,000 से ज्यादा एनिमी आर्चर्स छिपे पड़े थे। वो पत्थरों से चिपके हुए एरोज रेडी रखे अपने टारगेट के किल जोन में आने का इंतजार कर रहे थे। कैनियन के दूसरे छोर पर खान अपनी 5,000 एलीट गार्ड्स के साथ एग्जिट ब्लॉक किए खड़ा था, जबकि जनरल केल दूसरे 5,000 आदमियों के साथ एंट्रेंस संभाले हुए था। एक विशाल ट्रैप पूरी खामोशी से बिछाया जा चुका था। खान अपने शानदार सफेद स्टैलियन पर बैठा टेलीस्कोप से कैनियन एंट्रेंस देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ था। क्या वो आ गए? उसने केल से पूछा। उसकी पेशेंस खत्म हो रही थी। केल ने जवाब दिया कि स्काउट्स ने रिपोर्ट दी है कि वो यूनिट अब 5 माइल से भी कम दूर है। खान ने एक क्रूर हंसी छोड़ी, एक सटल बीमार सी स्माइल के साथ।